क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जहां पर हम चैप्टर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे काम करते हैं, कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट को तोड़ता है, कहां से रिलीज होता है, ये सब चीजों को हमने अच्छे से समझा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि पूरी एक लंबी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएट कुछ ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड की बात किया हमने पेंक्रियास का बात किया, हमने लिवर के बारे में समझा, गॉल ब्लैडर को समझा हमने, वाइल क्या होता है, पैंक्रेटिक जूस क्या होता है, सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, एसिड कहां से निकलता है, के बाइकार्बोनेट्स कहां से आती है, डक्टल सेल्स कहां होती है, एसिनर सेल्स कहां होती है, हेपेटोसाइट्स कहां होते हैं, ठीक है ना, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन कहां होता है, ब्रूनर सेल्स कहां होती हैं। याद है? सबकी नहीं याद है? याद है नटके? तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझी हुई बेटा। फिर हमने देखा है कैसे पाचन होता है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं और उसके बाद फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नटके, तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ प्रश्न है आपके सामने और उनके उत्तर देना है। मैंने आपसे कहा था बेटा पहले सेशन के शुरुआत में, और आप देखो आपको क्लियर कर दें हम कि बायोमेंटर्स में हमारा फोकस, जिस बैच को हम लेकर चलते हैं, पूरा फोकस हमारा एक ऑफलाइन क्लासरूम के समान बच्चों पर होता है। हम 15 तरह के बैच लॉन्च नहीं करते हैं, हम जो है वो शॉर्टकट भी नहीं करते हैं। इसलिए आप हमसे, हमारे पास कई रिक्वेस्ट आ रही है, सर 3 महीने में नीट का कोर्स लॉन्च कर दीजिए, 4 महीने में। तो भैया जो कर रहे हैं वहां चले जाओ। बायोमेंटर्स बहुत ही सीरियस मोड पर काम करता है। 1 जून को हमारा बैच शुरू होता है, और जो तकरीबन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री फरवरी मिड या 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, और बायोलॉजी मार्च मिड तक खत्म होता है। कि जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, है ना। तो इसलिए, और फिर इस बार एक फोकस बैच भी शुरू हुआ है, तो जो 15 दिन 20 दिन के अंतर पे जो कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी आप मुझसे नए बैच की डिमांड ना करें। अभी जो चल रहा है उसमें पूरा ध्यान लगा के रखें, ठीक है ना। कोई भी बेटा ऐसा जादू नहीं होता है कि टच कर दिया सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपसे सेशन की शुरुआत में कहा था एक पतली कॉपी में आपको बायोलॉजी में जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो नोट करते जाना है आपको। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लास्ट मिनट रिवाइज करने में बड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन ये है कि आपके सामने स्क्रीन पर एक इमेज है, और ये इमेज आपको आसानी से वर्क बुक के अंदर मिल जाएगी। आपका वर्क बुक जो है वो डाउनलोड सेक्शन के अंदर दिया हुआ है बेटा। तो वर्क बुक को आप जो है वो बायोमेंटर्स ऑनलाइन से डाउनलोड कर लीजिए। वर्क बुक में इमेज दे रखा है यहाँ पे, तो आपको लेवल करना है इसमें। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, और 9 क्या है। आपको ये लेवल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लेवलिंग करनी है आपको। ये एनसीईआरटी का इमेज है बेटा, इतना लंबा लेवलिंग एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तो 1 या 2 पॉइंट इसके लेवल करने को एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये, पहचानिए केमिकल को कि ए केमिकल क्या है, ए कौन सा एंजाइम है, ठीक है, क्या है, बी क्या है, और सी क्या है। इमेज को ध्यान से देखिए और ए बी सी को पहचानिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये फ्लो चार्ट बेटा एग्जाम के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि थ्योरी से ड्राइव कर सकते हैं इसको उठ के। तो ए बी सी क्या है, इसको पहचानिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने जो है वो एक कंडीशन दे रखी है यहां पर, तो आपको बताना है कि एक्स सेल कौन सी है, ठीक है, और वो कौन सा ए केमिकल रिलीज करती है। ठीक है, वाई सेल कौन सी है और वो कौन सा केमिकल बी रिलीज करती है। तो एक्स और वाई को पहचानिए और ए और बी को पहचानिए। इस इमेज में आपको पहचाना है कि एक्स सेल ए केमिकल रिलीज करती है, ए हार्मोन रिलीज करती है, तो वो एक्स सेल कौन सी है, उस एक्स सेल को पहचानना है, ए केमिकल को पहचानना है, ए हार्मोन को पहचानना है, वाई सेल को पहचानना है और बी हार्मोन को पहचानना है आपको। ठीक है ना बेटा, है ना। एकदम अभी नकल नहीं करना है, जितना बन रहा है बेटा उतना आंसर करना उसके अकॉर्डिंग के, एकदम लाइव क्लास के समान कि जब मैं पूछ रहा हूं आपसे, मतलब आपको देखो सबसे बड़ी बात है कोई लाइव क्लास है, शेड्यूल्ड क्लास है,
कोई भी असाइंड क्लास है, तो अभी एक बात क्लियर कर दूं कि आपको ये सोचना है कि आपका टीचर आपके सामने खड़ा हुआ है, वो प्रत्यक्ष है, और अपने आप से ऑनेस्ट रहिए बेटा, जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आपके सामने आज क्वेश्चन का थोड़ा ढेर लग गया है सामने, सबके उत्तर होना चाहिए कि बताइए आप देखिए इस क्वेश्चन में बताइए कि स्टार्च पर सलाइवरी एमाइलेज काम करता है तो क्या केमिकल बनता है, बताइए। ठीक है, और किस पीएच पर काम होता है, दोनों चीजें बताना आपको, पीएच बताना है। यानी जब स्टार्च पर सलाइवरी एमाइलेज काम करेगा तो कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा और उस समय पीएच क्या रहेगा, दोनों का उत्तर एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीएस पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और जो है कार्बोक्सीपेप्टिडेस काम करते हैं तो कौन सा केमिकल बनता है, बताइए। ठीक है, आइडेंटिफाई दिस प्रोडक्ट। देखो बेटा, ये छोटे छोटे हिडन डिटेल्स हैं और ये मतलब डिटेल दिखाई पड़ते हैं हमें एनसीईआरटी में, पर हम इनको तवज्जो नहीं देते, हम इनको ज्यादा भाव नहीं देते हम, और एग्जाम में ये बदला ले लेते हैं, याद रखना। ठीक है, हर आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको भाव दीजिए उससे, ठीक है, वो बदला ले लेगा बाद में एग्जाम में ना। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है यहां पर कि जो है ए क्या है, बी एंजाइम क्या है, सी एंजाइम क्या है, डी एंजाइम क्या है, ई एंजाइम क्या है, एफ एंजाइम क्या है और जी एंजाइम क्या है, के ए बी सी डी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ई कर लेते हैं, इसको हम ई कर लेते हैं और इसको हम एफ कर लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एंजाइम को पहचानिए। ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी में सारे आंसर छिपे हैं बेटा के, मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या क्या चल सकता है, इसलिए हमको, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कोई भी एग्जाम किसी भी तरीके से वॉर से कम नहीं है। वॉर में सामने वाले शत्रु को कभी भी जो है कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को हमेशा जो है वो सोचना चाहिए कि ये क्या क्या सोच सकता है, तो ही आप वॉर को जीत पाएंगे। और बायोमेंटर्स के कमांडोज एग्जामिनर के दिमाग को समझने की क्षमता को डेवलप कर चुके होते हैं, इसलिए वो एग्जाम में फोड़ कर आते हैं, और आपको भी फोड़ के आना है, आप भी मेरे कमांडो से फोड़ कर आपको आना है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम, है ना। अब जहां मैंने बात खत्म की थी पिछली क्लास में, मैंने आपसे कहा था कि बेटा हम जो है वो हमने देखा था कि गुलाब जामुन, जलेबी, ठीक है ना, याद है, और जो है गुजिया, हमने बहुत सारी मिठाइयां देखी थी, अच्छी सी सुंदर सी थाली देखी थी लगी हुई हमने, और हमने कहा था कि इन सारी बातों से मुंह में लार आती है, कुछ खाने का मन करने लगता है। मतलब यह है कि नर्वस सिस्टम इज क्वाइट इंटीग्रेटेड विद दी आवर जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। और मैंने आपसे कहा था कि हमारे जीआईटी में, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम में जो है, जो नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, उस वो जो है वो जो हिस्सा उसका जो है वो जीआईटी को कंट्रोल करता है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है क्या करता है, वो सलाइवा, लार के प्रभाव को, जो लार है सलाइवा है उसका सिक्रेशन वो जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर। फिर वो पेरिस्टालसिस इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ाता है, वाइल के रिलीज को बढ़ाता है। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल जो है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो जीआईटी को प्रमोट करता है, वो डाइजेशन सिस्टम को जो है प्रमोट करता है। ठीक इसका अपोजिट होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है ना, देखिए आप याद रखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं वो हमेशा बोल सकते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अंडर सुपरविजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती है, और जो हिस्सा इसका जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व का। देखो आप, है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पैरासिम्पैथेटिक लार का सिक्रेशन को बढ़ाता है, जबकि यदि हम जब टेंशन में होते हैं तब उस समय हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, मुंह सूखने लगता है, लार का सिक्रेशन कम हो जाता है। जब कभी इंटरव्यू होता है, कोई जो है वो मैंने आपको बताया था ना बेटा, माउंटेन ड्यू के एड के बारे में बात किया था हमने, वो कूद रहे होते हैं पहाड़ी से, बोलता है गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। मतलब माउंटेन ड्यू पी लो, मतलब मुंह सूख रहा है, सलाइवा सिक्रेशन कम हो गया है, मतलब कहने का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां पर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा यह है कि जो विज्ञापन है उसमें भी कहीं ना कहीं साइंस छिपा होता है। तो चलिए फिर हमने कहा कि स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ द स्टमक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो स्टमक की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और सिंपैथेटिक उसको इनहिबिट करता है। ठीक है,
पैरासिम्पैथेटिक गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, सिंपैथेटिक इनहिबिट करता है। के पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है, जबकि सिंपैथेटिक कम करता है उसको। के ठीक है, तो मतलब यह है कि ओवरऑल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रमोटर के रूप में काम करता है, जबकि सप्रेसर के रूप में काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है ना। देखिए अब यहां पर ऐसा नहीं है कि ये इतना सिंपल सा है, यहां पर बहुत सारे केमिकल हैं, बहुत सारे जो है वो केमिकल्स हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं। यानी हमको जो भूख लगती है वो ऐसा नहीं है कि पेट खाली होगा इसलिए भूख लग रही है, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रही होती है तो हमें भूख लगती है। आप कभी एक काम करना, कब खाना कभी आप जो है वो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। वो लोग ज्यादा खाना खाते हैं जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जो लोग जल्दी जल्दी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं ना, वो ज्यादा खाना खाते हैं। जो धीमे धीमे खाना खाते हैं वो कम खाना खाते हैं। आप कभी सिंपल सा काम है, आप खाना खाने बैठे हैं मान लीजिए, तो आप बिल्कुल धीमे धीमे कोशिश करिए कि 25 मिनट 30 मिनट में आप जो है आधा घंटा, अब इतना टाइम कहां से निकालेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। आप बिल्कुल धीमे धीमे छोटे छोटे कोर्स से खाना खाएंगे, आप चबा चबा के खाना खाएंगे, आप पाएंगे कि आप यदि पहले 4 या 5 रोटी खाते थे तो अभी आप 3 ही रोटी खा पा रहे हैं, आपका पेट भरा लग रहा है आपको। यानी हमारा सिस्टम जो है वो जिस प्रकार से काम करता है ना, कि जैसी हंगर डेवलप होती है उसके बाद जो है जैसे हम खाना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी उसको सेंस करती है फूड को, उसके बाद जो है हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है थोड़े कुछ मिनट के बाद कि भाई फूड आ गया अंदर, आप बंद करो इसको, अब जो है फूड आ गया, उसको पचाने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है ये बीटा सेल्स से निकलता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है। जो इंसुलिन जैसे पैंक्रियास से निकलता है तो ये पेरिफेरल टिश्यू में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, लेकिन साथ साथ में ये इनहिबिट करता है भूख को। है ना, इंसुलिन जैसे ही निकला ना तो बोलता है भाई अब हो गया है ना, ऑलरेडी शुगर प्रेजेंट है, उसको हमें सेट करने दो, पहले हमें अपना काम करने दो, बाद में खाना चाहिए। तो इनहिबिटरी हो गया इंसुलिन भी एक तरीके से के। फिर जो एडिपोस टिश्यू होते हैं, जो हमारी बॉडी में एडिपोस टिश्यू होते हैं, फैट इकट्ठा करते हैं, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं, उसे लेप्टिन कहते हैं। लेप्टिन केमिकल जो होता है वो भी भूख को जो है वो इनहिबिट करता है। अब आप बोलोगे क्या सर नीट में आएगा ये? मैं कह रहा हूं बेटा आपसे कि दिस इज रेयर, लेकिन आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये जरूरी है कि यू शुड नो अबाउट कि कभी ये केमिकल ऑप्शन में लिखे हुए आते हैं तो पता तो होना चाहिए कि है क्या। कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि एग्जाम इज लाइक ए वॉर में कोई भी कॉर्नर वीक नहीं छोड़ा जाता है। एक बार सुन लीजिए इस बारे में। फिर स्टमक से ग्रेलिन निकलता है। अब ये मतलब ग्रेलिन हुआ, लैप्टिन हुआ, ये सब केमिकल, लैप्टिन एडिपोस टिश्यू से निकलता है, ग्रेलिन स्टमक से निकलता है, जो एक्साइटेटरी नेचर का होता है। देखो एक भूख को बोल रहा है, एक कह रहा है, देखो इंसुलिन कह रहा है, लैप्टिन कह रहा है कि मत खाओ, ठीक है, फास्ट रखो, और ग्रेलिन बोल रहा है खाओ, अच्छा खाओ, फूड आना चाहिए। और इसके इन सब के बीच में डिसीजन लेने वाला है ब्रेन। ब्रेन कहता है तुम लोगों ने अपने तुमने, स्टमक कहता है भोजन चाहिए, फूड चाहिए, लाओ फूड को, ग्रेलिन निकाला हमने। पैंक्रियास कहता है देखो इंसुलिन निकाला, फूड नहीं चाहिए। एडिपोस टिश्यू बोलता है बहुत फैट इकट्ठा कर रखा है इस बंदे ने, है ना, लेप्टिन निकाला, फूड नहीं चाहिए अभी। लेकिन इस दिमाग कहता है सबने अपनी बात कह ली, अब हम अपनी बात कहेंगे। हम अपनी बात कैसे कहेंगे? हम अपनी बात कहेंगे हाइपोथैलेमस के थ्रू कहेंगे हम। हमारे जो हंगर और सैटिस्फैक्शन सेंटर है, हंगर मतलब है कि जो हमारे भूख लगने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी संतुष्टि के लिए, संतृप्ति के लिए, जो हमारे संतृप्ति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेंटर है, वो कहां पर होते हैं? वो होते हैं हाइपोथैलेमस में होते हैं। याद रखिएगा, दिस इज दी जो हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है, दिस इज द सेंटर के, ये वो केंद्र है नर्वस सिस्टम का, ये वो कंट्रोलिंग सेंटर है जहां से भूख लगने की शुरुआत होती है, और जहां पर भूख नहीं लग रही है, नहीं खाना अभी हमारा मन नहीं है, वो भी सूचना वहीं से आती है। और देखिए जो हाइपोथैलेमस में जो लेटरल न्यूक्लियाई होते हैं वो हंगर सेंटर बनाते हैं, और इसमें जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होते हैं वो सैटिस्फैक्शन सेंटर बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या इतना डिटेल जरूरी है? ये नोट कर लो, नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा आपसे मैं, जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपसे पूछूंगा, इसलिए इसको हल्के में मत लेना, इसको समझ गए ना। तो मैंने आपसे कहा कि हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर होता है, सैटिस्फैक्शन सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस में जो लेटरल न्यूक्लियाई हैं वो हंगर सेंटर को बनाते हैं, और जो आपके वेंट्रोमीडियल लेटरल जो न्यूक्लियाई हैं वे सैटिस्फैक्शन सेंटर, संतृप्ति केंद्र को बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो हम समझ गए
कि सिंपल सी बात है कि जब लेटरल हाइपोथैलेमस लेटरल हाइपोथैलेमस को जो है वो मैसेज मिलता है कि भैया ब्लड ग्लूकोज कम हो चुका है। सुनिए, शुरुआत यहां से करते हैं। हमने कहा कि लेटरल हाइपोथैलेमस को मैसेज मिला कि ब्लड ग्लूकोज कम हो चुका है, इसलिए अब हमको जो है वो काम शुरू करना पड़ेगा, भूख लगानी पड़ेगी। तो मैसेज आया वहां से, हंगर इंड्यूस हुआ, व्यक्ति को कुछ खाने का मन किया, उसने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, अब जो है वो उसके बाद जो है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस को मालूम चला कि अरे ब्लड ग्लूकोज तो अनॉर्मल हो चुका है। अब उसने क्या किया, उसने कहा बस बस रुक जाओ, अब कितना खाएगा भाई, रुक जाओ। कि सैटिस्फैक्टरी सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब उसने बोला बस अब नहीं खाएंगे, ठीक है, ईटिंग स्टॉप हो गया। आप ये सब कुछ इतना फुर्ती में चल रहा होता है। आप सोचिए कि आप खाना खाने बैठते हैं और खाना खाने के बैठने के बाद आपको मैंने कहा ना कुछ मिनटों के बाद, कुछ समय के बाद आपको लगता है कि अब नहीं खाना, बस हो गया, ठीक है। नहीं तो लोग बाग तो क्या, लोग बाग जो है वो जब शादी, लोगों का ऐसा मन करता है किसी विवाह में, शादी के फंक्शन में, कहीं पे कोई बर्थडे पार्टी डाले, तो मतलब लोगों का मन करता है वाह आज तो छक्कर पार्टी करेंगे, इतना खाएंगे हम कि हम भरना शुरू करेंगे स्टमक से और वहां से ईसोफेगस के टॉप बॉटम तक हम भर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर लोग कोशिश करते हैं कि हम तो अरे मैंने गले तक खा लिया, अब गले तक कोई, अरे क्या मतलब तुमने स्फिंक्टर भी खुला छोड़ दिया क्या? स्फिंक्टर खुला, सबके भर के बैठे खाना ऊपर ट्यूब जैसा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी सोचें आप खाने का, आप एक बार में उतना ही खा पाएंगे जितना आप खा सकते हैं, जितना आपका सेंटर जो है वो परमिट करेगा आपको, ठीक है ना। साइंस है सबके पीछे, ठीक। चलिए, तो अब हमने कहा अब इसके अलावा जो भूख लगना है, जो संतृप्ति का होना, उसमें जो है वो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। मैंने आपको बताया जैसे कि पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से मैंने कहा ना इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन जो है वो इंसुलिन जो निकलता है उसका क्या है, उसका इनहिबिटरी रोल है भूख लगने में। एमाइलिन निकलता है, इनहिबिटरी रोल है। पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड निकलता है, वो हंगर को इनहिबिट करता है। मतलब पेंक्रियाज से भी सब कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो भूख को कम करते हैं। वो कहते हैं कि भैया ब्लड ग्लूकोज को मैनेज कर लेने दो, अभी रहने दो, ठीक है। एमाइलिन, इंसुलिन, पैंक्रेटिक पेप्टाइड के। और स्मॉल लोअर बाउल या लोअर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो वहां से निकलता है ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड, GLP-1 निकलता है। आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, GLP-1 के हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। इस केमिकल करके GLP-1 एनालॉग का यूज करते हैं हम। एक ऐसा इंजेक्शन आता है, आपको बता दूं मैं कि एक ऐसा इंजेक्शन आता है जो इंसुलिन नहीं है, उस इंजेक्शन को वीक में एक बार लगाना पड़ता है और उससे शुगर कंट्रोल होती है। कई लोगों को जो है वो एक दिन छोड़ के लगाना पड़ता है, उससे शुगर कंट्रोल होती है। अभी उसी इंजेक्शन का एक नया वेरिएंट अमेरिका में लॉन्च हुआ जो 1 महीने में एक बार लगाना पड़ता है शुगर कंट्रोल करने के लिए। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत एडवांस मेडिसिन अवेलेबल होती है, तो उसी में से GLP-1 एनालॉग्स होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि पेप्टाइड YY, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, ठीक है। फिर ऑक्सिंटोमोडुलिन, ठीक है ना, यूरोग्वानिलिन, ठीक है, ये हंगर को इनहिबिट करते हैं। ये सब सुन लो, एक बार सुन लो, ठीक है, इसे लिखकर रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप GLP-1 जरूर याद रखिएगा बेटा, तो ये लेटेस्ट है, इससे ग्लूट आता है, वैसे GLP-1 इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड जो है वो जो है स्मॉल बाउल से निकलता है और ये क्या करता है, हंगर को इनहिबिट करता है। फैट सेल से लेप्टिन निकलता है, ठीक है। अब कोलसिस्टोकाइनिन ये भी हंगर को इनहिबिट करता है। कोलोन से जो है हमारी बड़ी आंत से निकलता है इंसुलिन लाइक पेप्टाइड ILP-5 निकलता है जो भूख को बढ़ाता है। स्टमक से ग्रेलिन निकलता है जो भूख को बढ़ाता है। अब ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच आई जनरली गिव एट ए डायबिटीज कॉन्फ्रेंस। जब भी कभी डायबिटीज का कॉन्फ्रेंस होता है वहां पर मुझे लेक्चर की शुरुआत में ये सब चीजें बतानी पड़ती है ताकि लोगों को पता तो हो बेसिक्स कि हम जो शुगर कंट्रोल केवल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, खाना खाना ना खाना सोच रहे हैं, इतना आसान नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स साइंस छिपा हुआ इसके पीछे, ठीक है। जब आप डॉक्टर बनेंगे, आप जब मेडिकल कॉलेज में होंगे, पास आउट कर चुके होंगे, तो ईश्वर कभी मौका देगा मेरे को, कभी जो है ऐसा होगा कि किसी कॉन्फ्रेंस में मैं बोल रहा हूं और आप मेरे सामने होंगे या आप बोल रहे होंगे, मैं आपको सुन रहा हूंगा, और वो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा मूवमेंट होगा बेटा, ठीक है ना। पढ़ा करो, इसलिए बड़े सपने देखो, छोटे सपने मत देखो। चलिए, तो अब ये तो हो गया न्यूरल कंट्रोल वाला बात और हार्मोनल कंट्रोल वाला बात किया हमने, ठीक है ना। अब हम आते हैं बेटा कि एब्जॉर्प्शन, जो भी अभी डाइजेशन तक तो हम पहुंच चुके थे, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसे हम एब्जॉर्ब बॉडी हमारी कैसे करती है उस पर हम बात करेंगे आज के। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, डाइजेशन क्या था,
पाचन का मतलब था द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। पाचन का मतलब था कि वह प्रक्रिया जिसमें कि जटिलतम अणुओं को सरलतम अणुओं में तोड़ा गया था। और मैंने कहा था कि जो मोनोमर यूनिट्स है, यानी प्रोटीन का जो मोनोमर यूनिट है अमाइनो एसिड, फैट का जो मोनोमर यूनिट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और जो हमने फैट इज नॉट ए पॉलीमर, पर जो उसका डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होता है वो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के। फिर हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट है वो है ग्लूकोज। तो ये सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई की सरफेस के पास बनते हैं। और हमने देखा था कि एंड प्रोडक्ट के लिए सक्कस एंट्रिकस के पास एंजाइम थे जो बिल्कुल अंतिम उत्पाद को वहां पर बना रहा था, जिसको एब्जॉर्ब करना है। और ये सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस के पास में होता है। ये देखा था हमने पिछली क्लास में, देखा था ना बेटा, ठीक है। अब जो फैट है, फैटी एसिड है, उस फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें लिम्फ की रिक्वायरमेंट होती है। लार उसको ले पाते, लिम्फ ले, और लिम्फ की सप्लाई लैक्टियल के थ्रू होती है। और विलाई के में जो ब्लड सप्लाई होती है, कैपिलरी सप्लाई होती है, उससे हम जो है ग्लूकोज और बाकी केमिकल को अमीनो एसिड को अंदर ले पाते हैं। तो इसको जो भी डाइजेस्ट फूड है उसको ब्लड के अंदर ले लेना या लिम्फ के अंदर ले लेना, ये होता है एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर, ठीक है। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब देखो बेटा, पैसिव का मतलब यह हुआ, जब हमने बोला पैसिव बोला मतलब नो एटीपी कंजम्पशन, कोई भी एटीपी खर्च नहीं हुआ यहां पे, ठीक है। जब हमने एक्टिव प्रोसेस बोला मतलब यहां पर एटीपी खर्च होता है यहां पर, और कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट देने, देयर आर सर्टेन कैरियर जो फूड को अंदर लेके आएंगे। जब हम फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहते हैं तो वहां पर एनर्जी एटीपी, वहां पर एटीपी खर्च नहीं होता। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में एटीपी खर्च नहीं होता है, बट कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये बिल्कुल, ये बेटा याद रखिए, ये एनसीईआरटी में जो लिखा है ना वही हमको याद रखना है, क्योंकि जो रेफरेंस बुक में लिखा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो आपसे एग्जाम में गलती करवा सकता है। इसलिए यहां पर रेफरेंस बुक कोई भी यूज नहीं करेंगे, यहां पर जो एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन है वही यूज करेंगे। आप मेडिकल बुक्स में जाकर देखोगे तो वहां पर भी थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई पड़ेगा इंफॉर्मेशन में। जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे तब वहां पर उस पर बात करेंगे हम। अभी हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है बेटा। देखो अब ध्यान से बात सुना के, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। साफ साफ बहुत थोड़ी मात्रा, स्मॉल अमाउंट लिखा, देखिए वर्ड पे गौर करना, स्मॉल अमाउंट किसका, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का और कुछ इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे कि क्लोराइड, वो सिंपल डिफ्यूजन से आता है। तो हमने एक काम किया, आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, आप अपनी कॉपी में लिखते हैं ना, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में होता है। किसके लिए होता है ये, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड क्लोराइड, कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड के लिए होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल हमने एनसीईआरटी के इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है, क्लियर। आप देखिए, द पासेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में सांद्रण का अंतर के। देखो सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल सी फिनोमेना, और ये कहां बताया मैंने, आप बोलोगे सर का आप बताओ ना पूरी बातें। अरे भाई, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे, 27 लेक्चर थे, और उनमें मैंने ये सारे फंडे क्लियर किए थे आपके। मैंने कहा था सिंपल डिफ्यूजन जो होता है ये दो पॉइंट के बीच में कॉन्सेंट्रेशन में कितना अंतर है उस पर निर्भर करता है, और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कॉन्सेंट्रेशन के अंतर को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, सांद्रण प्रवणता कहते हैं। दो चीजों में जितना अधिक डिफरेंस होगा ना उतना तेज डिफ्यूजन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां पे ये डिपेंड करता है कि कितना जो है वो, इसका मतलब जो स्मॉल अमाउंट ग्लूकोज का है, अमाइनो एसिड्स का है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट से क्लोराइड का, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप देखिए, हाउएवर सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, और ये मैकेनिज्म फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होती है। देखो मतलब स्मॉल अमाउंट जो सिंपल डिफ्यूजन से आता है, उसके अलावा कुछ मात्रा में, बड़ी मात्रा में जो है, हम ऐसा बोलेंगे कि उसके अलावा यदि ग्लूकोज को अंदर आना है, अमाइनो एसिड को अंदर आना है, तो इनको स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कैरियर क्या थे, अब बायोमॉलिक्यूल्स पहुंच जाओ, चलो। GLUT4 रिसेप्टर्स याद है, ग्लूट रिसेप्टर, ग्लूकोज अपटेक रिसेप्टर,
इंसुलिन से ड्राइव, याद है एनिमेशन, इंसुलिन काम कर रहा था और फिर रिसेप्टर खोल रहे थे और ग्लूकोज अंदर आ रहा था नहीं आ रहा शुगर, ठीक है, हमने देखा था ना एनिमेशन बेटा, कि भूल गए? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ठीक है। अब आगे नहीं गाएंगे गाना, बस हो गया, इतना ही हो गया ना। तो ऐसे नहीं भूला करो भाई, कि ऐसे नहीं कि पिछले जन्म की बात है, भूली बिछड़ी कोई कहानी है कि बहुत पहले सर, आज के हजारों साल पहले, वंस अपॉन अ टाइम सर ने बताया था। अरे वंस अपॉन अ टाइम नहीं है, ये यही टाइम में है, ठीक है ना, इसलिए याद रखा करो, भूलना मना है, ठीक है, समझ गए? पढ़ना जरूरी है ना। यदि राम गोपाल वर्मा की फिल्मों को ये टाइटल यदि मैं यूज करता यही बोलता कि भूलना मना है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। उसकी मूवी क्या थी? डरना मना है, डरना जरूरी है, तो मैंने कहा यहाँ पे भूलना मना है और पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलो ठीक है ना। तो अब वापस लौट के अपने मुद्दे पे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, अब याद है ग्लूट रिसेप्टर वो सब क्या थे? वो यही तो थे ना बेटा के। तो हम कहते हैं कि यहां पर जो है वो जैसे ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, ये कैरियर प्रोटीन की हेल्प से अंदर आते हैं और वो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है ना। ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्वापोरिन के थ्रू होता है। याद है आपको एक्वापोरिन? बायोमोलिक्यूल्स में बात किया हुआ है हमने, ठीक है, एक्वापोरिन के थ्रू होता है। साइटोलॉजी में बात किया, पीटर अग्रे ने डिस्कवर किया था, उसके थ्रू होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट के अगेंस्ट होता है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात है कि अब ग्लूकोज है, सब जगह एग्जांपल है उसका। ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन में भी है, ग्लूकोज फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में भी है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी है। देखिए वेरियस न्यूट्रिएंट जैसे कि अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय दिस। मतलब ये है कि बड़ी मात्रा में सबसे, आप देखो इसका मतलब ग्लूकोज तीनों प्रकार से अंदर आ रहा है, अमाइनो एसिड भी तीनों प्रकार से अंदर आ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। फैसिलिटेट डिफ्यूजन से भी अंदर आ रहा है, सिंपल डिफ्यूजन से भी अंदर आ रहा है, एक्टिव। लेकिन बट ऑब्वियस सी बात है कि हमको फूड अंदर चाहिए, सेल के पास अधिक फूड होना चाहिए, तो सेल के पास ऑलरेडी फूड रहेगा तब भी बाहर से फूड अंदर लेगी। मतलब सबसे कॉमन प्रोसेस, सबसे अधिक मात्रा में जो होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इसीलिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमको एटीपी खर्च करना है, इसलिए हमको जो है वो एटीपी बनाना भी है ना, ठीक है। और मैंने कहा था जिंदा रहने का एक ही तरीका है, साम्य व्यवस्था स्थापित मत होने दी। जिंदगी में यदि आपको आगे बढ़ना हो ना बेटा, तो एक प्रिंसिपल बता रहा हूं, एक फंडा बतला रहा हूं कि लाइफ में कभी भी साम्य व्यवस्था मत आने देना। साम्य व्यवस्था का मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है, अब हो गया सेट, मुझे कुछ आगे नहीं करना है, यह है संतुष्टि, साम्य व्यवस्था है। ऐसा आदमी, ये नहीं बोलता मैं कि इसका खुशी से या खुश ना होने से कोई संबंध है, मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं। वृद्धि केवल तभी होगी, ग्रोथ जब ही होगी जब तक कि आप असंतुष्टि के भाव को मन में रखेंगे। जब तक आप देखो, लोग उल्टा कहते हैं संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्ट रहना सीखने का मतलब है कि तुम आगे आप ज्यादा सोचना बंद कर दो। उल्टा बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा असंतुष्ट रहिए पर दुखी मत रहिए, असंतुष्ट रहिए पर दुखी मत रहिए, असंतुष्ट रहिए, ये सोचिए कि क्या और मंजिलें हैं जिनको हम पा सकते हैं, क्या और माइलस्टोन है जो हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको हमेशा एनर्जी मिलती रहेगी, आप आगे बढ़ने का सोचते रहेंगे। और इसके लिए आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। डिसइक्विलिब्रियम में रहने के लिए लोग रोकेंगे भी, लोग ऊर्जा को आने भी नहीं देंगे, लोग रास्ते बंद करेंगे, लेकिन बड़ा तो वही होगा जो साम्य अवस्था में नहीं है, वही जिंदा है और वही मिसाल है और वही आगे चलकर माइलस्टोन बनेगा, ठीक है। तो अभी कहने का मतलब यही, चलो लौट के आते हैं अपने मोटिवेशन सेशन से, वापस लौट के यहां आते हैं। अभी मैंने क्या कहा आपसे कि मोस्ट ऑफ दी जो शुगर या अमाइनो एसिड अंदर आ रहे हैं तो ऑलरेडी सेल के पास है, लेकिन वो चाहिए ताकि यहां पे कमी ना हो और ये डिसइक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहे, इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं ये, और इसलिए ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ये कहां होते हैं? ये लैक्टियल्स के लिम्फ में जाते हैं, लैक्टियल्स के थ्रू, ठीक है। तो क्या होता है देखो, फैट और ग्लिसरॉल, दे फर्स्ट इनकॉर्पोरेट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मिसेल्स व्हिच मूव इनटू द। अब ये कैसे बना? ये जब वाइल ने इसका फैट का इमल्सिफिकेशन किया, जब इसका इमल्सिफिकेशन किया ना, उसके बाद ये मिसेल बने होते हैं, छोटे छोटे कण बने होते हैं। दे आर रिफॉर्म्ड इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। अब सीधा ये फैट, तब भी लिम्फ में भी वाटर कंटेंट है, सीधा तो फैट अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसके इस फैट ग्लोब्यूल के ऊपर से ये मिसेल है, इसके ऊपर क्या क्या, इसके ऊपर जो है वो प्रोटीन ने कोटिंग कर दिया, स्मॉल प्रोटीन इसके ऊपर ऐसे लग जाते हैं और अब इसको जो है सेल के अंदर एंट्री मिल जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। अब देखो बेटा, सुनना बात के
स्मॉल फैट ड्रॉपलेट को क्या बोला आपने? मिसेल। स्मॉल फैट ड्रॉपलेट के भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब इसके ऊपर प्रोटीन का कण बन लग गए, इसके ऊपर प्रोटीन कण, प्रोटीन ने कोटिंग कर दिया, तो क्या बन गया? काइलोमाइक्रॉन बन गया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया बेटा। और इस काइलोमाइक्रॉन को जो है वो लिम्फ वेसल, लैक्टियल जो है वो विलाई के थ्रू अंदर, विलाई में लैक्टेस पाए जाते हैं, तो उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब फैट का वो फॉर्म जो एब्जॉर्ब होता है, फैट का वो फॉर्म जो एब्जॉर्ब होता है वो काइलोमाइक्रॉन होता है। क्या होता है बेटा? वो काइलोमाइक्रॉन फॉर्म होता है, ठीक है ना? ठीक, चलिए। These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream, और फाइनली ये ब्लड स्ट्रीम में सब्सटेंस को रिलीज कर देती है लैक्टेस जो है, ठीक है, ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज देयर आर सर्टेन केमिकल्स, सर्टेन मेडिसिन जो कि मुंह में जो है, जैसे आप जीभ, आप देखेंगे कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं, कहते हैं जीभ के नीचे रख लीजिए आप, ठीक है, सबलिंगुअल स्पेस में रख लीजिए आप, तो वहां से लेते हैं। तो सबलिंगुअल पाथवे यानी मेडिसिन, जब कभी आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा ड्रग डिलीवरी पाथवे, कहां कहां से दवा हम दे सकते हैं। उस ड्रग डिलीवरी पाथवे में आपको जानकर आश्चर्य होगा, एनस भी शामिल है। एनस के थ्रू भी मेडिसिन दी जाती है। रशिया में, कुछ अमेरिकन स्टेट में जो पैरासिटामोल देने का सबसे सेफ तरीका है वो है एनस में, यानी वहां पे गोली आती है जिसको एनस में इंसर्ट कर दिया जाता है और बुखार कम करने की गोली होती है। एनिमल्स को ऐसा ही करते हैं वेटनरी डॉक्टर, और ये सेफ तरीका होता है। ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कई जगह पे। तो जीभ के नीचे जो सबलिंगुअल पाथवे है, ये भी इंपॉर्टेंट पाथवे होता है, ठीक है। फिर डर्मल पाथवे, पैच, दवा के पैच आते हैं कि दवाएं आती हैं वो पैच में स्किन पे लगा, तो स्किन इज आल्सो ए पाथवे। इंट्रावीनस, वीन में लगा दिया, ठीक है। इंट्रामस्कुलर है ना, तो ये मल्टीपल पाथवे होते हैं दवाओं के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि माउथ के थ्रू भी कुछ केमिकल जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ स्टमक के, जैसे अल्कोहल हुआ, स्टमक वाटर हुआ, स्टमक से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को, जो सॉल्ट होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। परंतु मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, याद रखिएगा। एब्जॉर्प्शन सब जगह पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्लियर, ठीक है। अब जो समरी हमारे पास है, यानी अब कौन कौन से केमिकल कहां कहां से एब्जॉर्ब होते हैं उसकी हम समरी यहां पर देख लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का ही बेटा टेबल है, याद रखना। मैंने कहा ना आपसे कि हमारे लेक्चर में बेटा हम लोग 100% एनसीईआरटी ले रहे हैं, ठीक है ना। और आपको क्लियर कर दूं कि मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि बायोमेंटस इज अ टाइम प्रूवन प्लेटफॉर्म फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड वी आर फोकसिंग ओनली ऑन नीट, है ना। हमारे पास में, आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, साहब ये भी शुरू कर दो, वो भी कर दो, 9th भी कर दो, 10th भी कर दो, ये भी कर दो। मैं कहता हूं नहीं। जब अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख देखी थी और निशाना लगाया था, और निशाना सही लगा था, और अर्जुन सबसे बेस्ट धनुर्धर था। बायोमेंटस नीट का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट बनेगा, है और आगे बनेगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आपका भी मैं जो है वो साथ चाहता हूं कि ये इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म बने नीट के लिए। हमें नहीं बाकी जगह पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ कोर जो हमारा क्रक्स है, हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन, और उससे हमें भटकना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लुभाने वाली बहुत चीजें मिल सकती है, धंधा करने वाली बहुत चीजें मिल सकती है, लेकिन बात वही है ना, क्रांति कभी भी बिखरती नहीं है। ज्वाला वही काम आती जो एक जगह पे एनर्जी पूरी लगा देती, तभी जो है वो, देखा ना, सूरज की किरणें होती हैं, जब एक जगह पे फोकस करती हैं तो वो आग लगा सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज बिखरी तो सब जगह पे। खैर, छोड़ते हैं इस बात को। अभी मैंने आपसे कहा फोकस एकदम नीट पर रखिए बेटा। माउथ, सर्टेन ड्रग्स coming in contact with the mucosa of the mouth and lower side of the tongue absorbed into the blood capillary and lining them के। तो ये क्या है? सबलिंगुअल पाथवे होता है, बक्कल कैविटी वाला पाथवे होता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो माउथ के म्यूकोसा से, जीभ के निचले हिस्से से जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाती है। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये पाथवे का इस्तेमाल जो है डॉक्टर्स करते हैं, जैसे कि एक दवा होती है GTN, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। कभी हार्ट अटैक का खतरा होता है तो जीभ के नीचे रखने वाली छोटी सी मसूर के दाने के बराबर एक गोली होती है, ठीक है, सॉर्बिटेट टाइप की गोली होती है। वो गोली जो होती है उसको जीभ के नीचे रखा था, सॉर्बिटेट को, और वो सबलिंगुअल पाथवे जाती है और वो लिवर को बाईपास करती है। लिवर पहले नहीं आएगा, पहले बॉडी आएगी, उसके बाद आएगा वो।
जो हम मुंह से गोली खाते हैं, जो भी टेबलेट हम ओरल खाते हैं, वो ब्लड जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, पहले लिवर के पास जाएगी दवा और फिर वहां से पूरे सिस्टम में जाएगी वो। और लिवर हो सकता है उसको डिटॉक्सिफाई कर दे, लिवर हो सकता है लिवर उसके डोज को कम कर दे। जो भी दवाएं हम खाते हैं उनके डोज ऐसे कैलकुलेट होते हैं कि आपने जो दवा खाया वो इंटेस्टाइन से लिवर के पास जाएगा और लिवर उसमें से जब डिटॉक्सिफाई करेगा लिवर, तो कुछ दवा का हिस्सा ब्लड में रह जाएगा और वही काम करता है। ऐसे दवा के डोज डिसाइड होते हैं। एक्चुअली में जो दवा हम खा रहे होते हैं ना, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से दुगनी होती है, उससे ज्यादा होती है, पर हमें इसलिए खानी पड़ती है, कारण उसके पीछे ये इसलिए हमें खानी पड़ती है क्योंकि हमारा लिवर उस दवा में से आधी दवा को उड़ा ही देगा वो, कि नहीं 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 चाहिए केमिकल, बाहर का केमिकल नहीं काम का, हमारे डिटॉक्सिफाई कर देगा वो, तो बची हुई दवा को थ्रो करना पड़ता है ना। लेकिन जब आप जीभ के नीचे गोली रखते हैं तो वो सीधा जाती है ब्लड में, कैपिलरीज से ब्लड में और बॉडी पे काम करती है, बाद में लिवर के पास पहुंचती है गोली को, मतलब लिवर का पाथवे बाईपास कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इस पाथवे का, तो हम लोग मेडिकल साइंस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। स्टमक, वाटर का एब्जॉर्प्शन, सिंपल शुगर, एल्कोहल, ये स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेन ऑर्गन होता है फूड के एब्जॉर्प्शन का, और डाइजेशन यहां पे कंप्लीट होता है। फाइनल प्रोडक्ट भी जो है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सब जो है वो इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से विलाई के थ्रू, माइक्रोबिलाई विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ मिनरल्स और कुछ दवाओं का जो है वो एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। अब पहुंच गया, अब ये सब कुछ है ना जो भी डाइजेस्ट किया गया वो ब्लड के अंदर पहुंच गया। अब बारी आती है ब्लड से। ब्लड एक ट्रांसपोर्टर है, ब्लड कुछ नहीं, ब्लड उसका यूज नहीं करेगा, ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टर। ब्लड जो है वो एक ट्रांसपोर्ट पाथवे के समान है कि भैया भर दिया माल ब्लड के अंदर, अब ब्लड पहुंचा सेल तक कि चलो ये किसको क्या चाहिए ले लो, ठीक है। अब सेल अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस ब्लड में से अपने लिए, किसी सेल ने बोला यार हमारी मेम्ब्रेन को मरम्मत की जरूरत है, हमको थोड़ा फैट दे दो, लिपिड दे दो, हम लेंगे लिपिड तुमसे, ठीक है, और प्रोसेस कर लेंगे बाद में। किसी ने बोला कि भैया मसल्स ने बोला कि अरे ये बहुत आदमी वर्कआउट कर रहा है, हमको कुछ अमाइनो एसिड दे दो ना, हम जो है रिपेयरिंग कर ले मसल्स फाइबर की। तो अमाइनो एसिड को लेके उसने जो है मसल फाइबर ने कहा चलो मिल गया अमाइनो एसिड, अब मसल फाइबर को हम रिपेयरिंग कर लेते हैं। जब भी वर्कआउट आप करते हैं ना आप, तो उसमें गैप, एक आपने वर्कआउट किया 3 दिन वर्कआउट कीजिए, 3 दिन कार्डियो कीजिए, ताकि वो जो गैप मिलेगा ना उस गैप में वो मसल फाइबर जो टूटा है उसकी रिपेयरिंग हो सके। लगातार कांस्टेंट यदि आप वर्कआउट करते हैं, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, आप बोलोगे सर आप भी तो रोज वॉक करते हो, तो वॉक करना एक डिफरेंट चीज है, वो कैलोरी बर्न करने का तरीका है के। वॉक करने पर मसल बिल्ड नहीं होती, मसल बिल्ड करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और वेट ट्रेनिंग में जो होती है उसमें आप कंटिन्यूस करेंगे तो मसल ग्रो नहीं करेगा, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा उसमें, ताकि जो रिपेयरिंग बॉडी की हो सके। रिपेयरिंग होगा फिर आप ब्रेक कर देंगे, फिर रिपेयरिंग होगा, तो ऐसे करते करते मसल मास वहां पर बढ़ जाता है। मसल बोलेगा कि यार ये आदमी रोज वजन उठा रहा है और अब हमको जो है थोड़ा और मसल यहां पे जोड़ना पड़ेगा, और मसल जोड़ देगा वो, ताकि आप वजन को आसानी से उठा पाए। लेकिन आप क्या करेंगे, थोड़ा वजन और बढ़ा देंगे, वो बोलेगा यार अभी और बनाना पड़ेगा। लेकिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो ये जो सेल्स मटेरियल को अंदर लेके प्रोसेस करती है, दैट इज एसिमिलेशन, मतलब उसका एंड यूज करना। अब ले लो अंदर, सेल ने अंदर ले लिया, ब्लड देखो डाइजेशन तोड़ दिया मॉलिक्यूल को मैं और उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद होता है एसिमिलेशन होता है, ठीक है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यू, जो पदार्थ अवशोषित किए गए थे वो टिश्यू तक पहुंचते हैं, विच यूटिलाइज देम इन देयर एक्टिविटी, जो उनका इस्तेमाल करते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। स्वांगीकरण कहते हैं, हिंदी में इसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको बोलते हैं स्वीकार करना, स्वांगीकरण कहते हैं इसको हम, ठीक है, स्वीकार करना कहलाता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव वेस्टेज, जो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में उसको जो है वो उनको जोड़ा जाता है म्यूकस से, और उनको जो है वो किसमें कन्वर्ट किया जाता है, वो बाकायदा जो है वो म्यूकस से कन्वर्ट होते हैं और वो फीसेस में कन्वर्ट होते हैं, फीसेस बनते हैं मतलब, ठीक है। डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू द कोहेरेंट फीसेस इन रेक्टम, इनिशिएट द न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है। जो भी वेस्टेज है जिनसे एनर्जी नहीं निकल सकती है, जो पचाए नहीं जा सकते हैं, वो इकट्ठे होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, लुगदी बन जाएगी, पल्प बन जाएगा उसका, और उससे वाटर को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, धीमे धीमे फीसेस बनेगा पूरा, और वो फीसेस जो है वो फाइनली रेक्टम तक पहुंचेगा, और रेक्टम से फिर उसे बाहर निकालने की अर्ज जनरेट होगी। ये भी एक न्यूरल मैकेनिज्म होता है, नर्वस न्यूरल रिफ्लेक्स होता है, और जैसे ही रेक्टम भरा होगा तो व्यक्ति को जो है फीसेस को स्टूल पास करने की इच्छा जागृत होगी उसको, और हम क्या बोलते हैं कि
यहां मैंने आपको बताया था ना बेटा, एक एनस होता है, एनस इज द ओपनिंग जहां से रेक्टम बाहर खुलता है, उसमें इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है और एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, पर इंटरनल वाला वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। द इजेक्शन ऑफ फीसेस, मल का बाहर निकलना, टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग डिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। डिफिकेशन मतलब मल का बाहर निकलना, एक वॉलंटरी प्रोसेस होती है और ये मांस परिस्थिति यानी पेट में गुड़गुड़ होगा, दर्द होगा पेट में जो है, और ऐसा लगेगा कि एकदम प्रेशर, बोलते हैं लोग कहते हैं प्रेशर बन गया। प्रेशर बनने का मतलब है कि पूरा इंटेस्टाइन एक साथ मूव कर रहा है, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वहां पे, और ये मल को बाहर निकालने के लिए होते हैं, ठीक है। और यदि व्यक्ति जो है उस समय स्टूल पास ना कर पाए तो थोड़े समय बाद ये रिफ्लेक्स रुक भी जाते हैं और फिर कुछ अंतर के बाद फिर से ये जनरेट करते हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जब प्रेशर बनता है, चाहे यूरिनेशन के लिए या चाहे डिफिकेशन के लिए, तब जो है उस प्रेशर को बाकायदा बॉडी की फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उस प्रेशर को जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए यूरिन पास करना चाहिए, फीसेस को पास करना चाहिए, ताकि जो है आपका सिस्टम नॉर्मली स्मूथली काम कर सके, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि मेरे पास में एक जगह पे जब कभी जो है किसी हॉस्पिटल अटैचमेंट के चलते में गांव में मेरा कुछ दिन का पोस्टिंग लगा था कि किसी ने मुझे अभी भी हाल ही में मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग में किसी ने कहा भी कि उसने कहा कि बहुत जो है वो मतलब किसी ने लिखा ऐसा कुछ कमेंट था, थोड़ा सा डेरोगेटरी कमेंट था कि इतना ही महान बनने का शौक है तो गांव में जाकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करता 1 महीने, ठीक है। तो मैं बता दूं कि मैं जो है बहुत जगह पे बहुत कुछ कर चुका हूं और अभी हम लोग अब उस लेवल से ऊपर आके यहाँ पहुँच चुके हैं कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन सर्टेन विलेजेस। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं बेटा, हमें जरूरत है आप लोगों की भी। ये नहीं बोलता मैं आपसे कि आप एमबीबीएस करने के बाद जो है वो आपका जुड़ना जरूरी है, पर मैं बोलूँगा आपसे कि जब आप एमबीबीएस कर लेंगे ना तो कुछ समय के लिए आप बायोमेंटर्स हेल्थ केयर सिस्टम पर आप जो है जरूर अपना कंट्रीब्यूट करेगा। साल का आप 1 दिन भी मेरे को देंगे ना तो 1 दिन में ही हम परिवर्तन ला देंगे, ठीक है। सिर्फ 1 दिन आप आ जाइएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होंगे वहां पे आके 1 दिन आके आप जो है वहां पे अपना सेवा दीजिएगा। 1 दिन, सिर्फ 1 दिन, 1 टाइम। इतने हजारों की संख्या में हम बेटा डॉक्टर्स बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हर बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है वो मुझसे दिल से जुड़ा है, आज ही मेरे से कनेक्टेड है, वो मैं उससे कनेक्टेड हूं, और वो जो फीलिंग है ना उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई दाम नहीं है, वो सच्चा बॉन्ड है वो। और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि ऐसा बॉन्ड आप लोगों से मेरा डेवलप हुआ है कि आप मेरे कहने पर आप जो है वो अपनी ज़िंदगी का 1 दिन जो है मेरे को ज़रूर देंगे आप, ताकि उस हेल्थ केयर सेंटर में आप लोगों का इलाज करके आप महसूस कर पाए कि लोग क्या चाहते हैं और क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। खैर छोड़ते हैं, अभी मुद्दे पे फिर वापस लौट के आते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर था कि मैं भूल गया बात को। मैंने आपको कहा था कि मैं ये गाँव में कहीं पोस्टिंग मेरा हुआ, कुछ 7 या 10 दिन का ट्रेनिंग था, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का था। वहाँ पे मैंने देखा कि सबसे अधिक केसेस लड़कियों जो है को जो बीमारी है वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैंने ऐसे इन्वेस्टिगेट किया कि भाई ऐसा क्यों है कि अधिकांश मोस्ट ऑफ द गर्ल्स सफरिंग फ्रॉम यूटीआई। तो मालूम चला कि दे आर बाउंड टू होल्ड यूरिन, वो यूरिन पास नहीं कर सकती हैं क्योंकि स्कूल लगता है सुबह 7-8 बजे से स्कूल लगता है, 1 बजे तक स्कूल लगता है, 5 घंटे स्कूल में रहती है। और स्कूल में कोई भी जो है वो जो यूरिनल है वो एक ही यूरिनल है जो लड़के इस्तेमाल करते हैं, और जो है लड़कियों के लिए कोई भी जो है बेटर प्राइवेसी वाला यूरिन नहीं है वहाँ पे। और यदि किसी को यूरिन के लिए जाना पड़ता है तो लड़कियाँ ग्रुप बना के जाती हैं, बाकी लड़कियाँ जो है वो एक प्रकार से वॉल बन के घेर लेती हैं और फिर लड़की जो है वो अब यूरिन पास करती है। आज भी देश के अंदर ऐसी कंडीशन कई जो है वो सरकारी स्कूलों में गांव के अंदर है, और से देख के बड़ा दुख होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत काम करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देश में बड़े बड़े फ्लाईओवर बनना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बेसिक फैसिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम, वो तो हमें देनी पड़ेगी। कि वो जो छोटे बच्चे जो स्कूल जाने गोइंग चिल्ड्रंस हैं, यदि उनको उनको इस तरीके का जो है साइकोलॉजी लेके चलना पड़ता है, तो जो कि हमारे लिए शर्म की बात है 21st सेंचुरी में, ठीक है। खैर हाँ, तो हम वापस लौट करते हैं। ह्यूमन फीसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? स्टूल कहते हैं। कि फीसेस जो है वो एक प्लूरल टर्म होता है, इसका मतलब होता है रेसिड्यू। के फिक्स वर्ड से आया है, लैटिन टर्म फिक्स से आया है, और उसका मतलब होता है रेसिड्यू। के इट इज द बेस्ट रेसिड्यू ऑफ इनडाइजेस्टिबल मटेरियल ऑफ एन एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सपेल्ड थ्रू द एनस ड्यूरिंग डिफिकेशन। के अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्ट है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका पहला जो फीसेस होता है, फर्स्ट फीसेस, उसे मिकोनियम बोलते हैं।
ठीक है। वो क्या करता है, जब छोटा बच्चा मां के पेट में होता है ना, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड को पी लेता है, थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड पी लेता है, और वो एमनियोटिक फ्लूइड उसके पेट में जाकर डाइजेस्ट आता है, और वो जो फीसेस में जो बाहर निकलता है उसे मिकोनियम बोलते हैं। याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ठीक है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके फर्स्ट फीसेस को हम, उसके प्रथम मल को, फर्स्ट फीसेस को हम मिकोनियम कहते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड के लेने के कारण होता है, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ फीसेस को हम स्कैटोलॉजी या कैप्रोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फीसेस, जो स्टडी ऑफ फीसेस को बेटा हम जो है वो स्कैटोलॉजी या कैप्रोलॉजी कहते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहां पर अब हमने ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे एसिमिलेशन होता है, उसको भी देखा हमने। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. अब आगे बात करेंगे बेटा इसमें, व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के क्या विकार हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। कुछ विकार हमने, कुछ डिसऑर्डर को हमने ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस किया था, अब हम एक साथ हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिपीट भी होंगी यहाँ पे 2-5 मिनट के लिए, तो सुन लेना उनको। घबरा के वीडियो आ गया, कई लोगों को मैंने देखा लिखते हैं आई एम वॉचिंग इट 4x 3x 2x। अरे मैं खुद ही 2x हूं यार, मैं इतना तेज तेज बोलता हूं कि मैं खुद ही 2x हूं, तुम मेरे को 2x या 4x करके देखोगे ना तो तुम काम निपटा रहे हो, समझ गए क्या? ऐसे सुनाई पड़ता होगा, और क्या सुनाई पड़ता होगा, या तुम सुपर कंप्यूटर हो भाई, है ना। तुम्हारा जो दिमाग है वो, इसका तो निकालने के बाद परीक्षण करना चाहिए कि ये 4x में वीडियो देख लेता है, ये 8x में वीडियो देख लेता है भाई, और समझ भी लेता है पूरा कि सर ने क्या पढ़ाया। इधर लेक्चर रिलीज होता है 12 बजे, उधर 12:30 बजे, हाँ 1 आवर 13 मिनट, हाँ सर। अरे भाई कैसे, हम तो नहीं कर पा रहे, तुम कर लेते हो, लेकिन 3x 4x है, ठीक है। हो सकता है भैया, आप देखो ऐसा है कि हम तुमसे उम्र में बड़ा हूं मैं, तो हो सकता है कि मेरा दिमाग कमजोर हो आप लोगों की तुलना में, आपका तेज दिमाग हो, दैट मे बी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन सुना करो भाई, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बीवी मुझे बोलती है कि तुम खुद ही 2x हो, कोई तुम्हें 2x में कैसे सुन सकता है, ठीक है। खैर छोड़िए, अब लौट के आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ चीजें बेटा मैं रिपीट करूंगा, सुन लेना एक बार, ठीक है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। देखो बेटा, यानी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कई बार सूजन का आना, इन्फ्लेमेशन का होना, वो बड़ा कॉमन होता है। और ये जो इन्फ्लेमेशन होते हैं बेटा, यानी हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं इसको कि कोलन में हुआ तो कोलाइटिस बोलेंगे इसको हम, कोलन में होगा ना तो उसको हम कोलाइटिस बोलेंगे इसको हम, ठीक है। लिवर में हुआ हेपेटाइटिस बोलेंगे हम, ठीक है। पैंक्रियाज में हुआ पैंक्रेटाइटिस बोलेंगे। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर में हुआ तो कोलेसिस्टाइटिस बोलेंगे, गॉल ब्लैडर के लिए कोलेसिस्टाइटिस वर्ड यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये इन्फ्लेमेशन जो है वो ईसोफेजाइटिस, ठीक है, फेरेंजाइटिस, तो ये सब क्या है, ये इन्फ्लेमेशन है जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से हो सकते हैं। द इन्फेक्शन आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट, जैसे कि मैंने आपसे कहा टैपवर्म हुआ, राउंड वर्म हुआ, थ्रेड वर्म हुआ, हुक वर्म हुआ, पिन वर्म हुआ, इन सब की बात की हुई है हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में के। तो ये जो है, जो वर्म इन्फेक्शन है, जो हेलमिन्स हैं, वर्म्स हैं, ये भी बड़ी गंभीर समस्या होती है। ये भी जो है वो, यदि आपने बगैर धुला फल खा रहे हैं, अच्छे से ठीक से वॉश नहीं किया फ्रूट को, सब्जियों को आपने, तो उससे वर्म्स बॉडी में आ सकते हैं, ठीक है ना। हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए। अब कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो मैंने कहा गैस्ट्रो स्टमक इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं हम, कि गैस्ट्रो जो एंटराइटिस है वो मतलब है कि आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो आपका इंटेस्टाइन है, जो आपका स्टमक है, वो सारे सिस्टम में जो है वो इन्फ्लेमेशन आ चुका है वायरस से होता है। इट इज द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मार्क्ड बाय वाटरी डायरिया। इसमें
पानी के जैसा डायरिया, वाटरी डायरिया होगा, पेट में तेज दर्द होगा, क्रैम्प्स होगा, इसमें उल्टी आएगी, नौजिया और वोमिटिंग होगा इसमें, और कभी कभी इसमें बुखार भी आता है। कभी कुछ गलत खा लेते हैं हम लोग, बाहर का कुछ खा लिया गलत हमने, उससे कोई वायरल इंफेक्शन अंदर आ गया, कोई गलत पानी पी लिया हमने तो उससे आ सकता है, तो ये वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। the most common way to develop viral gastroenteritis is often called stomach weight के। देखिए अधिकांश लोग क्या बोलते हैं इसको बेटा, स्टमक फ्लू कहते हैं इसको। आप देखेंगे पेट का बुखार मतलब वायरल डायरिया हो चुका है के। और ये क्यों होता है, जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड फूड या वाटर को ले लेता है उससे होता है। ठीक है, अब इसमें भी जो वायरस है वो है एडिनोवायरस डायरिया करता है। ठीक है, रोटा वायरस भी डायरिया करता है, ये भी डायरिया करता है। याद रखिए सबसे कॉमन छोटे बच्चों में सबसे कॉमन डायरिया होने का कारण है रोटा वायरस, इसलिए मार्केट में आज रोटा वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है। के आप कभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास से मिलेंगे, आप पूछेंगे उससे क्या भाई रोटा वायरस का वैक्सीन आप लगाते हैं डॉक्टर साहब, तो वो बताएंगे हाँ रोटा वायरस का वैक्सीन हम लगाते हैं। छोटे बच्चों को यदि लूज मोशन दस्त हो जाते हैं तो वो खाना नहीं खा पाते हैं और उनका बॉडी से आउटपुट ज्यादा निकलता है, तो डिहाइड्रेशन से जान भी जा सकती है। इसलिए रोटा वायरस का वैक्सीन जब से रोटा वायरस का वैक्सीन लगना शुरू हुआ है, आप समझ लीजिए कि छोटे बच्चों में डायरिया से होने वाली डेथ बड़े परसेंटेज में कम हो चुकी है। ठीक है, डायरिया से डिहाइड्रेशन होता है और उससे जो है वो कई बार जान भी चली जाती है। ठीक है, तो रोटा वायरस सबसे कॉमन है। नंबर 2 पर एडिनो वायरस होता है। ठीक है, कैंपाइलोबैक्टर इज अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज कॉज है गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, ये बैक्टीरियल कॉज है। इट इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस के, वर्ल्ड वाइड होता है, सब जगह देखने मिलता है के। और ये जो है आपको जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें भी कॉमनली देखने मिलता है आपको के। और इसमें जो डायरिया होता है उसमें ब्लड भी होता है, उसके तेज पेट दर्द होता है, इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं, वॉमिटिंग फीवर भी आता है इसमें। और ये किससे होता है, यदि ठीक से नहीं पका है कोई मीट, स्पेशली पोल्ट्री के जो चिकन है ठीक से नहीं पकाया गया है, कच्चा सा रह गया है, तो उसके थ्रू होता है। या मिल्क खराब मिल्क है उसके थ्रू होता है, कि कुछ गलत खाने में आ गया उसके थ्रू ये कैंपाइलोबैक्टर का इन्फेक्शन पहुंच सकता है। ठीक है, ये जो पढ़ा रहा हूं ना ये जीवन भर काम आने वाली चीजें, आप इनको दिमाग में रखिए। क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, ये मान लीजिए कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप टू 25% ऑफ केसेस ऑफ एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। क्या ऐसा कहते हैं कि, अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए कि कई लोग आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर जब एंटीबायोटिक लिखता है, जैसे मैं पूरी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में अब तक जब भी मैंने किसी को एंटीबायोटिक लिखा है तो नंबर 1 मैंने इस बात को इंश्योर किया है कि उसे एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। रिक्वायरमेंट तभी मैंने एंटीबायोटिक लिखा है, और वही एंटीबायोटिक लिखा है जो उस पर्टिकुलर सिस्टम या उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए काम आएगा, वही लिखा है। रैंडम कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम उठा के नहीं चिपका दिया। तो और जब भी मैंने एंटीबायोटिक लिखा है तब साथ में मैंने एक प्रोबायोटिक लिखा है, मैंने एक मेडिसिन मैंने ऐसा दिया है जिसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, ताकि एंटीबायोटिक क्या करेगा, वहां जाके सारे बैक्टीरिया मार देगा, तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं कई, वो एंटीबायोटिक के काम करने के बाद अपने आप को वहां पे ग्रो करेंगे, ताकि कि वहां पे हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके। अरे भाई कहीं पे कोई शहर है, मान लो उस शहर में कई लोग रह रहे थे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उस शहर के अधिकांश लोग कहीं चले गए, तो उस शहर में उस खाली खंडरों में क्या होगा, अपराधिक लोग आके रहने लगेंगे। कोई ताश पत्ती आके खेलेगा, कोई वहां पे क्राइम का सामान छिपा जाएगा, होगा कि नहीं होगा वहां पे, कि खाली बस्तियां अपराध का गढ़ बन जाती हैं। ऐसे ही अपराधी होते हैं जो है वो जो है क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, जैसे ही जो है वो एंटीबायोटिक लिया आपने, वहां पे दूसरे बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो तो मरते ही हैं, लेकिन कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, तो वहां पे पूरा खाली होता है सिस्टम। तो इसलिए प्रोबायोटिक देना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है दही लो, चावल खाओ साथ में, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया वहां आएंगे तो नुकसान करने वाले बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 25% के आसपास केसेस जो एंटीबायोटिक एसिड डायरिया के होते हैं उसमें क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल जो है वो इन्वॉल्व होता है उसमें के। एस्चेरिया कोलाई जिसको हम अच्छा मानते थे, ये इसके बारे में बड़ी अच्छी इमेज थी इसकी कि बहुत अच्छा आदमी है, तो भाई बहुत अच्छा बैक्टीरिया है एस्चेरिया कोलाई के, लेकिन मालूम चलता है कि ये कई डायरिया करता है। इसको हम बोलते हैं कि विटामिन B12 बनाते होंगे भाई साहब, लेकिन भाई साहब जो है वो खतरनाक है, ये ट्रेवलस डायरिया करते हैं। इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ द ट्रेवलस डायरिया के।
मेजर कॉज ऑफ डायरिया डिजीज इन डेवलपिंग वर्ल्ड के, यानी आज हमारे यहाँ पे बच्चों के बीच में आपने देखो कई बार नॉर्मल कुछ भी नॉर्मल रहते हुए भी कई बार डायरिया हो जाता है, तो वो एस्चेरिया कोलाई करता है। तो एस्चेरिया कोलाई भी जो है वो ट्रेवलर्स डायरिया को करता है, ठीक है। फिर एक खतरनाक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पिछली क्लास में जिक्र किया था, मैंने कहा था आपसे कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को खा लेता है। ये ऐसा बैक्टीरिया है कि जो स्टमक की जो म्यूकोसा जो म्यूकस लेयर, नॉट म्यूकोसा, जो स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकस लेयर, ऐसा बोलना चाहिए, मैंने गलत वर्ड यूज किया, ठीक कर लेना। गैस्ट्रिक म्यूकस लेयर को, यानी स्टमक की म्यूकस लेयर को खाता है। ये बाइकार्बोनेट का, इस पर मैंने आपसे कहा ये क्या करता है, खाता है यहां पे, और क्या करता है ये खुद भी अमोनिया प्रोड्यूस करता है, और ऐसी अमोनिया प्रोड्यूस करता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। अब खुद क्यों नहीं मरेगा? खुद इसलिए नहीं मरेगा, अपने आसपास अमोनिया रिलीज करेगा, अमोनिया से HCl क्रिया करेगा, और वो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, वो केमिस्ट्री चला गया। यहां पे भैया केमिस्ट्री चालू कर दिया उसने अपना, और खुद जो है खा गया म्यूकोसा पूरी, और म्यूकोसा जो म्यूकस लेयर पूरी खा गया। अब म्यूकोसा एक्सपोज हो गया बाहर, तो एसिड काम करेगा, एसिड छेद कर देगा, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर होगा। लंबे समय तक गैस्ट्रिक अल्सर बना रहेगा तो स्टमक कैंसर हो जाएगा। कई लोगों को कुछ भी, अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो कुछ तला गला भी नहीं खाता, मैं कोई स्पाइसी चीज नहीं खाता, लेकिन मुझे रोज एसिडिटी होती है। कई बार इतनी एसिडिटी होती है कि मुझे वॉमिट आती है और उसमें एसिड निकलता है। यदि आपको बगैर किसी स्पाइसी फूड के खाए, बगैर लंबे समय भूखे रहे भी एसिडिटी होती है, कंटिन्यूअस एसिडिटी बनी हुई है, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। एक 5 दिन का कोर्स लेंगे, समस्या खत्म हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा है। मेडिसिन का नाम डॉक्टर से पूछे बगैर मत लेना, क्या? पेंटोसिड HP या पेंटॉप HP। HP मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसमें एमॉक्सिसिलिन भी है, इसमें तो पूरा का पूरा डोज है। तो 5 दिन नॉर्मल एंटीबायोटिक खाने पर एसिडिटी की समस्या खत्म हो सकती है, याद रखना इस बात को, ठीक है। मैं आपके डॉक्टर के लिए हिंट दे रहा हूं आपको, आप खुद से अपनी मर्जी से दवा मत लीजिएगा डॉक्टर की सलाह के बगैर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि ये सोचो स्टमक की म्यूकस लेयर खा गया और एसिड ने स्टमक में काम कर दिया, स्टमक में छेद कर दिए, ठीक है, खुद की बॉडी का नुकसान हो गया। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब ये सब बताया हुआ मैंने आपको, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो इट इज ए कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर. It can cause stomach pain and nausea, but in many cases there are no symptoms. Infected people have risk of developing peptic ulcer and stomach cancer. ठीक है। फिर रोटा वायरस मैंने आपको बताया, इट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ डायरिया इन यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में सबसे अधिक डेथ जो होती थी डायरिया के कारण, वो रोटा वायरस के कारण थी, इसलिए रोटा वायरस का वैक्सीन जो है मार्केट में आ गया, ठीक है ना। देन साल्मोनेला एंड शिगेला। आप बोलोगे कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी में सर, ये तो भैया ये कॉमन अलाइनमेंट के अंदर जब लिख दिया उसने, एक लाइन लिख दी ना उसने, इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से होते हैं। अब तुम जान लो कौन से होते हैं वो, तुम्हारा काम छोड़ दिया हमने तुमको कि तुम जान लो के, कि पिताजी ने बोल दिया कि ज्ञान प्राप्त करना अच्छा होता है। अब ज्ञान क्या है, ये तो तुमको प्राप्त करना पड़ेगा ना दादा, ठीक है, इसलिए सुन लो। साल्मोनेला एंड शिगेला आर फूड बॉर्न गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस के। साल्मोनेला जो है वो कॉमन बैक्टीरिया होता है, ये रॉ मीट में, पोल्ट्री में, सी फीड में, एग में और मिल्क में होता है। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, कच्चा अंडा दूध में डाला पी लेते हैं। 90% टाइम कुछ नहीं होगा, लेकिन देयर आर पॉसिबिलिटी कि उसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग कर सकता है, ठीक है, जानलेवा फूड पॉइजनिंग भी इससे हो सकती है। इसमें भी नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया, फीवर और हेडेक होता है। शिगेला जो होता है ये पॉल्यूटेड ऐसे वाटर से होता है जिसमें कि ह्यूमन फीसेस प्रेजेंट होता है, उससे शिगेला फैल सकता है। तो साल्मोनेला और शिगेला भी डायरिया के बड़े कॉमन जो है वो रीजन होते हैं, ठीक है। फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस is the most common cause of food intoxication, characterized by abrupt and violent onset, severe nausea, cramp, vomiting, and diarrhea, usually lasting 1 to 2 days, ठीक है ना, याद रखिए। अब ये क्या होता है, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, ये भी बेसिकली आपको बता दूं मैं कि जो आपको बता दूं, एक हिंट देता हूं आपको मैं। कभी आप यदि किसी पार्टी में, किसी मैरिज पार्टी में बड़ा फंक्शन चल रहा है, शादी का रिसेप्शन है, सबसे पहला काउंटर लगा हो जहां पे प्लेट रखी होती है, सुनो जरा मेरी बात, जहां प्लेट रखी होती है, प्लेट के बाजू में अचार रखा होता है, दही रखा होता है, रायता रखा होता है, सलाद रखा होता है, ठीक है। लोग सबसे पहले सलाद लेना शुरू करते हैं,
है ना। मैं कहता हूं यदि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए आपको जाना है और आपको लगता है कि भाई हमको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसका गोल्डन रूल ये है, अवॉइड सलाड्स। किसी छोटे होटल में जा रहे हैं, वहां सलाद को अवॉइड कीजिए, सलाद को। और यदि आपको सलाद खाने का इतना शौक है किसी होटल में जाके, तो उसको बोलिए कि ककड़ी को, कुकुम्बर, यदि ककड़ी खाते हैं आप बोलिए कि सलाद को तुम जो है वो गोल गोल मत काटो, लंबा लंबा काट के लेके आओ। टमाटर को 2 पीस में काट के लेके आओ, तो मजबूरी में उसे नया काटना ही पड़ेगा। अदरवाइज वो क्या करते हैं, पहले से कट करके सुबह सुबह 4 बजे से काट के रखे होते हैं कि प्याज गोल कटा रखा, उठा के डाल दो, गाजर रखा है, आप उसको बोल दो लंबा काट के लाओ, तो तुरंत काट के लाना पड़ेगा उसे लंबा। ये सब तरीके अपनाए हुए मेरे, ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड तरीके हैं। फिर किसी मान लो अब कई बार हम लोग सड़क पर रोड ट्रेवल भी करते हैं कार से, तो कभी छोटे ढाबे में खाना पड़ा, तो क्या खाना चाहिए? सिंपल सा बोलो भाई, आप तंदूर का तापमान इतना अधिक होता है कोई बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं करेगा, तंदूरी रोटी लीजिए आप, बटर मत लगवाइए उसमें, कोई भी इंफेक्शन का सोर्स मत छोड़िए, खराब बटर लगा दिया, सड़ा हुआ बटर लगा दिया, नहीं, प्लेन तंदूरी रोटी चाहिए। और दाल ऐसी चीज है जो लंबे समय रखी गई तो उसमें अचानक से गैस बन जाती है, दाल सड़ने खराब रहती है, दाल खराब है अच्छी है आपको तुरंत मालूम चल जाएगा, तो सिंपल दाल ऑर्डर कीजिए उसको। तो अब शादी की बात चल रही थी हमारी, हाँ आपके हम भूल ही गए तो वहां पर जाके सलाद को अवॉइड कीजिए, और जो खाना है आपको तो वो चीजें लीजिए जो तंदूर से निकल के तंदूरी रोटी आ रही वो लीजिए आप उसमें, ठीक है। जो तवा रोटी होती है उसको अवॉइड कर दीजिए, जिसमें हैंड टच ज्यादा होता है व्यक्ति का उसमें, ठीक है। और सेकंड, इसके बाद जो सब्जी अच्छे, आपने देखा होगा कि जो शादी विवाह होता है उसमें खाना तेल में पकता है, खूब तेल होता है, खूब मिर्ची होती है खाने में, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लोग कहते हैं अरे इतना तेल, अरे भैया वो नहीं रखेंगे ना तो तुमको खतरा बढ़ जाएगा तुम्हारा, तो वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे ऐसा, वो सब लोगों ने बहुत, हमारे जो पुराने लोग थे ना, उन्होंने कहा कि शादी का खाना बन रहा है, खूब तेल डालो, खूब नमक डालो, खूब मिर्ची डालो, उसमें इतना मिर्ची डालो कि आदमी छू के, सब्जी को छूने के पहले 3 बार सोचेगा मैं छू कि नहीं छूआ, उसको छूने के बाद खाते लोग मिर्ची, कई लोग खा भी लेते हैं, हमारे टाइप का जो देख के डर जाता है उसको, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है ये। खैर, तो मतलब तो कई इन्फेक्शन जो है हम अवॉइड कर सकते हैं, केवल हम फूड को, वाटर को लेकर थोड़े अलर्ट हो जाए तो कई इन्फेक्शन अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, तो ये स्टेफिलोकोकस होता है, ये फूड के थ्रू होने वाला, ये भी एक तरह का फूड पॉइजनिंग ही होता है, ठीक है, क्लियर। ये एक अपॉर्चुनिटी पैथोजन होता है, कई बार स्किन कट से, गले से जो है पहुंच सकता है, तो मल्टीपल सोर्स इसके हो सकते हैं। मोटा मोटी बात ये है कि ये फूड के थ्रू आ सकता है, ठीक है। अब ये तो सारी बात है ना, जितने हमने आपको बैक्टीरिया बताया, अभी जितने वायरस बताए आपको हमने, वो इसलिए बताया हमने कि एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी थी कि भैया गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन जो है बैक्टीरिया वायरस से हो सकता है, तो हमने बता दिया आपको, ठीक है, कि कौन से बैक्टीरिया वायरस इन्वॉल्व है। तो जो बिटवीन द लाइंस ऑफ एंजाइटी थे उसकी बात हमने कर ली। अब देखिए इस बंदे की आंखों में क्या हुआ, ठीक है, तो याद है मैं क्या एक मैंने देखा था, शाहरुख खान की एक मूवी थी, उस मूवी में गाना था, ये काली काली आंखें तुरुरु, तो हम डॉक्टर्स बोलते हैं ये पीली पीली आंखें जॉइंडिस, ये पीली पीली आंखें मतलब जॉइंडिस के, आंखें जो है उसमें आपको इक्टेरस, ठीक है, आंखों का पीलापन, इक्टेरस दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ पे आप फिंगर्स देखेंगे, आप नेल्स देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ येलोइश हो चुका है, स्किन टेक्सचर भी कई बार जो है वो येलोइश हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये है जॉइंडिस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए, हेल्दी स्किन कलर और जॉइंडिस में इट इज व्हाइट ऑफ आई टर्न्स येलो एंड येलो स्किन हमको येलो दिखाई पड़ती है, ठीक है। जॉइंडिस के मल्टीपल कारण, प्री हेपेटिक, ऐसा जॉइंडिस होता है जो लिवर से नहीं कनेक्टेड, लिवर के पहले से ब्लड के टूटने के कारण हो रहा है, ठीक है। और ऐसा है पोस्ट हेपेटिक भी कारण हो सकता है इसका। चलिए देखते हैं आगे हम। जॉइंडिस का मतलब क्या है? जॉइंडिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम। याद रखना, जॉइंडिस बीमारी नहीं है, जॉइंडिस एक सिम्टम को रिप्रेजेंट करता है जो आपको बताता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस प्रेजेंट है। जैसे बुखार है, हम कहते हैं जॉइंडिस हो गया, ठीक है। जो कभी डॉक्टर से पूछिएगा, आपके घर में कोई छोटे बेबी का जन्म हुआ हाल ही में, तो आप देखना, मम्मी से पूछना, छोटा जो बच्चा होता ना उसका सबसे पहले जो है डॉक्टर इसका बिलीरुबिन का टेस्ट करता है जन्म के बाद। इसके डॉक्टर बोलता है कि अभी देखो इसको थोड़ा सा पीलिया है बच्चे को जन्म के बाद,
छत के सुबह मॉर्निंग के समय छत पे गोदी में लेके बैठ जाया करो तो पीलिया ठीक हो जाएगा इसका। और नहीं होता है तो फिर वो यूवी रे थेरेपी जो न्यूनेट यूनिट होती है छोटे बच्चों की, वहां पर रेडिएशन डालते हैं बच्चे को और फिर उसका पीलिया जॉइंटिस वो ठीक करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो बिलीरुबिन को तोड़ना शुरू कर देती है वो, ठीक है। अब जॉइंटिस इज द येलोइंग ऑफ द एक्यूमुलेटेड बिलीरुबिन, एंड आपकी स्किन में जो है बिलीरुबिन जो है जब इकट्ठा होता है तो शरीर का रंग पीला होने लगता है, आंखों का रंग पीला होने लगता है। और ये क्यों होता है? ये लिवर और गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर के कारण करके दैट रिप्रेजेंट द डिसऑर्डर, जनरली इट रिप्रेजेंट द डिसऑर्डर ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब व्हाट आर द रीजंस ऑफ द जॉइंटिस के क्या कारण हो सकते हैं? तो मैंने कहा कि एक तो होता है प्री हिपैटिक रीजन, जिसमें कि लिवर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है? मलेरिया हो गया, मलेरिया में बड़े पैमाने पर जो है आरबीसी रप्चर कर रही है। आरबीसी रप्चर करेंगी तो बाइल पिगमेंट अधिक बनेगा, क्योंकि हीम ग्रुप को कौन तोड़ेगा? आरबीसी टूटेगी, हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा। हीमोग्लोबिन को तोड़ोगे तो हीम ग्रुप निकलेगा, हीम ग्रुप से फिर बाइल पिगमेंट बनेगा, बनी ज्यादा रहा है। अब लिवर क्या कर ले, वो ऊपर से बन के ज्यादा आ रहा है, जितना करेगा प्रोसेस कर लिया प्रोसेस, अब निकाल भी पूरा नहीं पा रहे, इतना हो गया, इतना बड़ी मात्रा में रप्चर हो रहा है कि वो सिस्टम में घूमने लगा है। तो प्री हिपेटिक कारण हो गया। हीमोलिटिक एनीमिया, hemolytic anemia, that is also a prehepatic cause। तो मतलब ब्लड का टूटना, कोई भी कारण से, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन से ब्लड टूट रहा है तो वो प्री हिपेटिक कॉज है। दूसरा होता है हिपैटिक कॉज जॉइंटिस का, ठीक है। अब हिपैटिक कॉज क्या है कि लिवर के अंदर जो है वो लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, वायरल हिपेटाइटिस हो गया, ठीक है। लिवर में सिरोसिस हो गया, दारू अधिक पिया, सिरोसिस हो गया, ठीक है। लिवर में ट्यूमर हो गया, ठीक है। तो ये जो हेपेटाइटिस है, ट्यूमर है, सिरोसिस है, ये भी जॉइंटिस करता है। लिवर ठीक से बिलीरुबिन को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है तो वो जो ब्लड में रहने लगा है वो पिगमेंट, ठीक है। फिर पोस्ट हिपैटिक कॉजेस के सब कुछ ठीक है, ब्लड में सब कुछ ठीक है, लिवर में सब कुछ ठीक है, लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया। अब गॉल ब्लैडर का स्टोन आने के कारण क्या हो रहा है कि वो जो इंटेस्टाइन में पहुंचना चाहिए था बिलीरुबिन, क्योंकि देखिए बिलीरुबिन को बाहर निकालने का एक ही तरीका कि बाइल में डाल दो, इसको बाइल में डाल दो, बाइल से इसको इंटेस्टाइन में डाल दो, स्टूल में पहुंचेगा और मल के साथ बाहर निकल जाएगा। बिलीरुबिन को यूरिन से बाहर नहीं निकालते हैं, उसे बाहर निकालने का तरीका यह है कि उसको मल के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो होता यह है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया, अब वो गॉल ब्लैडर जो है वो वाइल को डाल ही नहीं पा रहा है, इंटेस्टाइन में रुका हुआ वाइल यहाँ पे, तो वो फिर पिगमेंट ब्लड में जाने लगेगा वो, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ, बाइल डक्ट में कैंसर हो गया, बाइल डक्ट का कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो गया, तो ये सब भी जो है वो जॉइंटिस के कारण होते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर तो क्या लिखा है एनसीईआरटी? अब एनसीईआरटी तो एक लाइन में अपनी बात की, भैया तुम बाकी समझ लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कि हमने बता दिया सिलेबस। द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। तो मैंने आपको बताया प्री हिपैटिक कॉजेस, हिपैटिक कॉजेस एंड पोस्ट हिपैटिक कॉजेस, क्लियर, ठीक है, ठीक। तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये क्या कॉज हो गया? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को रिप्रेजेंट करता है, बाइल डक्ट के इन्फ्लेमेशन से होता है, बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन से होता है, हीमोलिटिक एनीमिया से होता है, और एक सिंड्रोम है जिसे बोलते हैं हम गिलबर्ट सिंड्रोम। इसमें बॉडी के अंदर वो एंजाइम ही नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि वाइल का एक्सक्रीशन को प्रोसेस कर सके। दिस इज द इनहेरिट कंडीशन दैट इंपेयर द एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू प्रोसेस द एक्सक्रीशन ऑफ वाइल। के जो वाइल पिगमेंट है या वाइल है उसके प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर पाती बॉडी, ऐसा होता है गिलबर्ट सिंड्रोम में, ठीक है। अब इसको क्या हुआ? इसको हो गया वॉमिटिंग, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी है कि कुछ खाने में गलत आ गया तो स्टमक ने जो फोर्स लगाया और पूरा कंटेंट बाहर आ गया यहां पे, ठीक है। देखिए वॉमिटिंग, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, ये माउथ से स्टमक कंटेंट का बाहर निकलना है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है, मेडुला के अंदर होता है वॉमिट सेंटर, उससे कंट्रोल होता है। द फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, एंड वॉमिटिंग के पहले वॉमिट हो जाएगा ऐसा फील होता है व्यक्ति को, गले में कुछ फंसा फंसा लगता है उसको, उसे नॉजिया बोलते हैं, ठीक है। हम लोग किसी को यदि वॉमिटिंग, रिकरेंट वॉमिटिंग हो रहा है, एक वॉमिट, देखो एक वॉमिट हुआ तो सारा कंटेंट बाहर निकल गया, दूसरा वॉमिट हुआ तो रिमेनिंग कंटेंट बाहर निकल गया, लेकिन उसके बाद यदि वॉमिट हो रहा है तो वो फिर
हेल्थ इश्यू हो सकता है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसे में हम लोग ओडेंसेट्रॉन, ऑनडेम करके सिरप आता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी दवा आप डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेंगे, मैं केवल जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। ऑनडेम होता है ओडेंसेट्रॉन, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समटाइम वी आर यूजिंग डोमपेरिडोन ऑल्सो, ठीक है। तो ये वॉमिटिंग के लिए हम टेम्परेरी रिलीफ के लिए यूज करते हैं। वॉमिटिंग सेंटर कहां होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है, ठीक है। इट इज नियर दी ट्रैक्टस सॉलिटोरियस। अब ये ट्रैक्टस सॉलिटोरियस क्या चीज है, हम नर्वस सिस्टम में बात करेंगे, ठीक है। तो इट इज सिचुएटेड बाइलेटरली, मेडुला ऑब्लंगेटा में बाइलेटरल पोजीशन में होता है वो, ठीक है। ट्रैक्टस सॉलिटोरियस में होता है। द सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द इरिटेटेड पार्ट ऑफ जीआईटी, यानी जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी हिस्सा जो स्टमक का है, इसोफेगस, वहां पे जो भी इरिटेटेड पार्ट होता है, वहां से इंपल्स आती है, इंफॉर्मेशन आती है, किसके थ्रू? वेगस के थ्रू और सिंपैथेटिक एफरेंट फाइबर के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है बेटा। और ये इंफॉर्मेशन जो होती है उसके आधार पर जो है वो वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है, और फिर वो जो है वो इस जो क्या करता है, वो स्पाइनल नर्व को जो है से वो डायफ्राम को और एब्डोमिनल मसल्स को वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। और होता क्या है कि जैसे एब्डोमिनल मसल्स पेट जोर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, एब्डोमिन की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो है वो तेजी से जो है वो स्टमक कंटेंट बाहर आ जाता है, ठीक है ना, क्लियर। The motor impulse causing act of vomiting are transmitted by vomiting center through the 5th, 7th, 9th and 10th and 12th cranial nerve to the upper part of the gastrointestinal tract and through the spinal nerve to the diaphragm and the abdominal muscle, ठीक है। तो हमें नर्व के नाम नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपल सा है कि सेंटर कहां होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है, ट्रैक्टस सॉलिटोरियस के पास में होता है, ठीक है ना, ठीक। देन कम टू द पॉइंट कॉन्स्टिपेशन, हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक बार बात किया हुआ था बेटा हमने, ठीक है। और मैंने डायरिया, अभी हम डायरिया की बात कर रहे हैं, तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के मैंने कहा ना, कॉन्स्टिपेशन में स्टूल को पास होने में दिक्कत होता है, और हम जब जो है वो डायरिया की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टूल फ्रीक्वेंटली पास होता है, अधिक मात्रा में पास होता है, वाटर कंटेंट ले नहीं पाते हैं, ठीक है। डायरिया में कॉज बाय द बैक्टीरिया और पैरासाइट फाउंड इन द फूड एंड वाटर, ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। सिम्टम ऑफ डायरिया, इस पर भी हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि पेट के दर्द का होना, एब्डोमेन में क्रैम्प का होना, ठीक है। इसके अलावा स्टूल का कलर बदल जाता है, म्यूकस होगा स्टूल में, पस होगा, ब्लड होगा उसके अंदर, ब्लड जो है वो जो सिगेला डिसेंट्री में ब्लड भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। और बार डायरिया से के साथ साथ वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन का खतरा भी रहता है, वॉमिटिंग भी होता है कई लोगों को, यदि डायरिया और वॉमिटिंग हो रहा है तो डिहाइड्रेशन होना तय होता है, ठीक है। इसलिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डायरिया, तो मैं ऑलरेडी एक बार शुरू में बता चुका हूं। अब यहां पे एक लंबी लिस्ट लिखी हुई है, तो यू शुड नो अबाउट, एक बार पढ़ लेना बेटा इसको, ताकि कभी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जाता है तो आप कर जाएं। तो मैंने आपको बता चुका हूं, वायरल इंफेक्शन, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस रोटा वायरस से होता है, ठीक है। बैक्टीरियल इंफेक्शन, कैंपाइलोबैक्टर, एश्चेरिया कोलाई, साल्मोनेला और शिगेला, ये भी देख चुके हैं। पैरासिटिक इंफेक्शन जो होता है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लैम्बिया, द ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, इससे होता है, ठीक है। ट्रेवलस डायरिया एश्चेरिया कोलाई से होता है, ठीक है। मेडिकेशन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि हमने कहा एंटीबायोटिक का यूज करोगे तो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल वहां पे इंफेक्शन दे देगा, ठीक है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक का यूज करने पर जो है बैक्टीरियल इंफेक्शन वहां पे हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फूड एलर्जी से भी कई बार डायरिया होता है, यानी गाय का दूध पीने पर, जैसे कि जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो यदि गाय का दूध पी लेंगे या कोई भी मिल्क ले लेंगे, वो एनिमल सोर्स ऑफ मिल्क ले लेंगे, तो उससे उनको डायरिया हो जाता है, ठीक है। फिर कई लोगों को एग से एलर्जी होती है, कई लोगों को सी फूड से एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो डायरिया कर देते हैं, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की बात करें, सीलियक डिजीज हुआ, क्रॉन्स डिजीज हुआ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, ये भी ऐसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं जिनके मल्टीपल रीजंस होते हैं, लेकिन ये भी जो है वो सीलियक डिजीज है, ये ग्लूटेन एलर्जी होती है। सीलियक डिजीज इज दी ग्लूटेन एलर्जी, कि व्यक्ति जो है वो गेहूं नहीं खा सकता है, अदरवाइज डायरिया उसको हो जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, ये भी जो है वो डायरिया कई बार कर देते हैं, ठीक है। तो डायरिया क्या लिखा है एनसीईआरटी में, द abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known diarrhea, ठीक है। यानी बॉबल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जो फीकल डिस्चार्ज होता है वो उसमें लिक्विड कंटेंट अधिक होता है। डायरिया के कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो कम होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ चुका होता है, तो फूड को प्रॉपर्ली व्यक्ति एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। देन
कम टू द कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, अपोजिट इसका। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जो है वो लंबे समय तक फीसेस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रुकेगा और वो सॉलिडिफाई करने लगेगा, वो हार्ड हो जाएगा, वो और हार्ड हो जाएगा और इससे कि उसको आगे मूव करने में दिक्कत होता है। तो कॉन्स्टिपेशन भी कई सारी बीमारियों का कारण होता है, ठीक है। देखिए, है ना, जो स्टूल है, जो फीकल मैटर है वो स्टक कर जाएगा, इंपैक्टेड स्टूल बोलते हैं उसको हम लोग, इंपैक्टेड स्टूल बोलते हैं उसको हम, ठीक है। जो है वो हार्ड स्टूल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कई बार जो है वो पाइल्स का कारण, हिमोरॉइड्स या पाइल्स का कारण बनता है, कई बार रेक्टम प्रोलेप्स करता है, रेक्टल प्रोलेप्स का कारण बनता है वो, ठीक है। इन कॉन्स्टिपेशन the feces are retained within the colon as the bowel movement occurs irregular, के bowel movement irregular होते हैं, लोअर साइड होते हैं। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या उन लोगों को अधिक होती है जो एक फिक्स टाइम, जनरली जिनका कुछ सर्कुलेटरी रिदम प्रॉपर नहीं होता है स्टूल पास करने का, उन्हें होती है। जो अपनी डाइट में अधिक मैदा खाते हैं, अधिक जो है फाइन फ्लोर खाते हैं, जिनकी डाइट में सलाद या सब्जियां कम होती है, उनको प्रॉब्लम ऐसी होती है, ठीक है। कई लोग कुछ दवाएं खाते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ द कॉन्स्टिपेशन? तो हिमोरॉइड्स का होना, जो पाइल्स हैं, एनल फिशर है उसका होना, ठीक है। फिर रेक्टल प्रोलेप्स की रेक्टम बाहर निकल के आ सकता है। फीकल इंपैक्टेशन, कई बार इंटेस्टाइन में जो फीसेस है वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि आगे पास नहीं हो पाता है, तो फिर जो है वो अंडर दी जनरल एनेस्थीसिया उस फीकल कंटेंट को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। हाउ टू गेट रिड ऑफ द कॉन्स्टिपेशन नेचुरली, कि डायरेक्ट नहीं, मैं कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जो होता है, उस कॉन्स्टिपेशन से यदि हमको जो है वो बाहर निकलना है तो क्या तरीका है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि आपकी डाइट में जो आप, नंबर 1 वाटर कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। आपकी डाइट में फाइबर आपकी डाइट में फाइबर का इंटेक अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो मोर फाइबर इन योर डाइट, मोर वाटर इंटेक एंड रेगुलर वॉवल मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए। अदरवाइज इसके बाद मैंने दवाई भी आपको बताई थी कि जो है हम इसबगोल इस्तेमाल करते हैं, लैक्टुलोज यूज करते हैं हम लोग, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। देन कम टू द इंडाइजेशन। इन दिस कंडीशन, जब हम इंडाइजेशन की बात करते हैं बेटा, तो इंडाइजेशन में इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, के कई बार हम इतना खा लेते हैं कि हमको लगता है कि अपच, हम बोलते हैं ना कि एक वर्ड आपने सुना होगा कि अपच हो गया, एक हिंदी वर्ड यूज करते हैं लोग बाग कि अपच हो गया, है ना, पूरा ठीक से पच नहीं पा रहा है, यानी हमने कई बार खा लिया है, कुछ खाने में गड़बड़ आ गया है, या हमारी जो है जो हमने फूड लिया है उसको पचाने वाले एंजाइम बॉडी में कम पड़ गए। इसीलिए जिन लोगों को अपच का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उनको डाइजेस्टिव सिरप मिलते जाते हैं, उनको डॉक्टर जो है वो डाइजेस्टिव सिरप देते हैं। उन डाइजेस्टिव सिरप में एक्स्ट्रा एंजाइम होते हैं जो अपच को दूर करते हैं, ठीक है। तो इसमें फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड नहीं हो पाता है, तो उससे फीलिंग ऑफ फुलनेस रहता है व्यक्ति को। और द कॉज ऑफ द इंडाइजेशन आर द इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, की बॉडी में प्रॉपर एंजाइम नहीं बन पा रहे हैं। व्यक्ति अधिक चिंता करता है, एंजाइटी में होता है तो ऐसा होता है, फूड पॉइजनिंग में ऐसा हो सकता है, ओवर ईटिंग में भी इंडाइजेशन होता है, और स्पाइसी फूड खाने पर भी इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अभी तो बात की बेटा, अब देखो इसके अलावा क्या, इसके अलावा देयर आर सर्टेन कुछ प्रॉब्लम और भी होती है। मैंने आपसे कहा कि जो है कई लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, रिफ्लक्स इसोफेलाइटिस का प्रॉब्लम होता है उनको, कई लोगों को, ठीक है, दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने आपसे क्या कहा कि देयर आर सर्टेन डिजीज जहां पर कि हमने कहा कि रिफ्लक्स इसोफेलाइटिस की बात की, तो मैंने कहा था कि एसिड जो है वो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो ओपन कर जाता है, एसिड जो है वो गले तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो स्पाइसी फूड है उसको लेने से मनाही नहीं है, लेकिन यह है कि उसका कंजम्पशन कम होना चाहिए आपकी डाइट में, के ताकि आपको वो नुकसान ना करे। अब पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हुआ तो क्या बोलेंगे? पैंक्रेटाइटिस बोलेंगे। लिवर में हुआ तो हेपेटाइटिस बोलेंगे आपके। तो पैंक्रेटाइटिस में क्या होता है? पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, और इसमें क्या होगा कि पैंक्रियाटिक डक्ट, सुनिए याद के, जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, डक्ट ऑफ विल्सन, वो ब्लॉक कर जाती है किसी कारण से, और उसके चलते एंजाइम जो है वो पैंक्रियाज के अंदर रहने लगते हैं, और कई बार ये एंजाइम एक्टिव होकर पैंक्रियाज को खुद को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। It happens when the digestive enzyme are activated before they are released into the small intestine, के पहले एंजाइम एक्टिवेट कर जाते हैं, और वो एंजाइम पैंक्रियाज पर अटैक करते हैं, और ये पैंक्रेटाइटिस एक्यूट और क्रोनिक होता है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस जो होता है मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, और उसको तुरंत ठीक, और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में क्या होता है कि पैंक्रेटाइटिस का कंडीशन लगातार बना रहता है, वैसे में भी जो है वो अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है।
हेपेटाइटिस मतलब है इन्फ्लेमेशन कंडीशन ऑफ द लीवर, ठीक है, और ये वायरस के इन्फेक्शन से बेटा जो है हो सकता है, हमें मालूम है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी पड़े हुए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, ठीक है, ठीक। और ये कई बार एल्कोहल के अधिक कंजम्पशन से भी लिवर में इन्फ्लेमेशन आता है, कुछ टॉक्सिक केमिकल से भी आता है, तो ये भी हेपेटाइटिस का एक टाइप होता है, बट दिस इज नॉट वायरल हेपेटाइटिस, दैट इज दीज आर दी जो है वो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है ना, वो जो है वो हम कहते हैं कि जो फार्माकोलॉजिकल जनरेटेड हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। गॉल स्टोन क्या होता है? गॉल स्टोन, गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोन जो होता है उसे गॉल स्टोन कहते हैं। तो स्टोन गॉल ब्लेडर के अंदर बन जाता है और ऐसा इसलिए जो है वो जो वाइल सॉल्ट होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं वहां पर, और कई बार जो है वहां पर वो गॉल स्टोन को बना लेते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इसे हम कॉलीलिथेसिस बोलते हैं। कॉलीलिथेसिस वर्ड आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, ये गॉल ब्लेडर स्टोन को बतलाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जीआरडी के, और ये एक बड़ी कॉमन डिजीज होती है आजकल, ठीक है, ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, ठीक है। इसमें स्टमक कंटेंट जो होता है एसिड होता है, ये फ्रिक्वेंटली इसोफेगस तक पहुंच जाता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। कई बार आपको बता दूं मैं, एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि उसको कई दिनों से जो है गला खराब रहता है, उसका कई दिनों से उसका गला खराब रहता है, तमाम ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाया, नाक कान गले वाले डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, सबने दवाएं दी उसको, एंटीबायोटिक ये वो, मेरे पास आया, मैं देख चुका था उसके पर्चे, मैंने देखा सारा ट्रीटमेंट तो कर चुके इसका, एक ट्रीटमेंट मिसिंग है इसका व्यक्ति का, वो मैंने किया। मैंने उसको सिंपल सा जो है सुबह उठ के मैंने कहा कि तुम्हें एक एंटासिड टेबलेट सुबह खानी है और एक शाम को खानी है उठ के। हमने उसका जो है प्रोटॉन पंप इनिबिटर पेंटेप्रोजोल विथ डोमपेरिडोन मॉर्निंग में दिया उसको, एक इवनिंग में दिया हमने उसको, ठीक है, गला उसका ठीक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 8-10 दिन बाद आया, बोला सर मैं तो इतने डॉक्टर को दिखाया, मैं बोला प्रॉब्लम गले का था ही नहीं, प्रॉब्लम स्टमक का था, प्रॉब्लम ये था कि तुम्हारे बॉडी में जो एसिड बन रहा था वो एसिड जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में बन रहा था कि उस एसिड से इसोफेगस का स्फिंक्टर जो है वो उसको इरिटेट करता था, ओपन होता था और वो आता था गले तक आपके डकार के फॉर्म में, एसिड वाली डकार, और उससे फेरिंग्स का हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाया करता था एसिड के कारण। हमने क्या किया? दबा दिया, एसिड प्रोडक्शन कम कर दिया, जो बना एसिड उसको इंटेस्टाइन में डलवा दिया हमने, बात खत्म हो गया। डोमपेरिडोन जल्दी से खाली कर दिया स्टमक को, और पेंटेप्रोजोल जो है वो स्टमक से रिलीज को कम कर दिया एसिड के, ट्रीटमेंट हो गया, आदमी ठीक। तो कई बार क्या होता है, कई बार आपको मेडिकल कंडीशन को ठीक से समझना होता है कि ये हो क्यों रहा है। मैं कहता हूं हर बीमारी का इलाज जो है वो बेहतर प्रकार से मरीज की कंडीशन को समझने के बाद ही कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करते हैं, ये क्रोनिक और लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होती है। इसमें जो है वो क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है उसमें अल्सर हो जाते हैं, उसमें के अल्सर हो जाते हैं, और ये बहुत समय ने इसका ट्रीटमेंट समझ लीजिए, आपकी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं ना, उन्हें रोज तो एनीमा लगाना पड़ता है, रोज एनीमा लगाना पड़ता था कि स्टूल पास कर जाए, क्योंकि अल्सर के कारण लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट जो है वो बड़े स्लो हो जाते हैं, रोज एनीमा लगाना पड़ता है, कई दवाइयां खानी पड़ती हैं, और अल्सर जो है बहुत स्लो हील करता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ठीक है। फिर सीलियक डिजीज, ये एक सीरियस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि जेनेटिकली जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिक तौर पर वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और ये यदि वो ग्लूटेन खाते हैं तो उसमें इससे गेहूं खाते हैं तो उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में डैमेज होने का खतरा होता है। जैसे it is not exactly the celiac disease, but I have up to a certain amount gluten allergy। यदि मैं अधिक मात्रा में गेहूं का, देख थोड़ा बहुत वंस इन ए वाइल बिस्किट में है, ब्रेड में थोड़ा बहुत है, सैंडविच में थोड़ा बहुत है, तो वो चलेगा, उससे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बड़ी मात्रा में यदि मैं गेहूं की रोटी दोनों टाइम खा लूँ तो पेट दर्द होना नेचुरल है, पेट दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा। तो मतलब आई एम ऑल्सो मतलब मेरे को भी गेहूं का, आपको पता है मेरे डाइट में यदि मुझसे आप पूछेंगे क्या खाते हो सर आप, तो मैं बताऊंगा बाजरा होता है ना, समझना सुना, बाजरा का रोटी खाता हूं, या ज्वार का रोटी खाता हूं, या नाचनी या रागी बोलते हैं उसका रोटी खाता हूं। गेहूं का रोटी में रेयरली कभी कोई जगह फंस गए, और उसमें भी मैं प्रेफर करता हूं कि आपको जानकारी, गेहूं की बजाय में मैदा, जो मैदा होता है ना जो होटल में यूज करते हैं, उसकी रोटी से जितनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसमें ग्लूटेन कम होता है, उसमें तो फाइन फ्लोर होता है केवल, हालांकि हेल्थ के लिए वो अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी वो पेट दर्द नहीं करती है। कई लोगों को दिक्कत के तो जो है सीलियक डिजीज, जिनको ज्यादा होती प्रॉब्लम, कि स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज कर जाता है, वो सीलियक डिजीज होती है, जो एडवांस फॉर्म है इसका। फिर
फिर बात करते हैं आगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करते हैं। तो इट इज ए कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है। कई लोग जो है वो, बहुत सारे लोग जो है वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो हमारी बॉडी में रेनिन का बनना काम, लैक्टोज को पचाने की क्षमता कम आती है और हम लैक्टोज इंटॉलरेंट आते हैं। सारे लोग बचपन में जब छोटे थे, इन्फेंट थे, तब छोटे बच्चे थे, तब सबने मिल्क पिया हुआ है, मदर्स मिल्क लिया हुआ है, लेकिन एक समय के बाद बॉडी लैक्टोज को पचाना बंद कर देती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं कई, तो जिनको जो है वो जो नॉर्मल मिल्क को नहीं ले पाते। कि आपको बता दूं मैं कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कई डॉक्टर है तो बीमारी नहीं होगी, होगी बीमारी, क्यों नहीं होगी। कि तो मैं जो मिल्क लेता हूं, मैं जब कॉर्नफ्लेक्स खाता हूं ब्रेकफास्ट में, तो उसमें कई बार मैं बहुत सही बार में मैं कॉर्नफ्लेक्स प्रेफर करता हूं। तो कॉर्नफ्लेक्स जो होता है उसमें मैं जो मिल्क यूज करता हूं, आलमंड मिल्क यूज करता हूं, बादाम का मिल्क या जो सोया मिल्क होता है वो यूज करता हूं। नॉर्मल मिल्क मैं यूज नहीं करता। हालांकि अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क आता है, लेकिन वही है कि वो उसमें तब भी जो है वो मिल्क लैक्टोज कंटेंट उसमें होता है। ठीक है, तो कई लोग मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट कंडीशन कहलाती है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक अल्सर है कि नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया है, अल्सर है तो वो कहां, स्टमक में, कहां पर अल्सर है, ड्यूडेनम में अल्सर है कि स्टमक में अल्सर है, पता लगाना है। तो डॉक्टर के पास तरीका होता है ना, अपर जीआईटी ने जो इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके लिए यूज करते हैं एंडोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज ए नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें कि एक डॉक्टर जो होता है उसका वो एक व्यक्ति के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की स्टडी करता है। एक कैमरा लगा होता है, एक ट्यूब होती है, मुंह में डाल देते हैं उसको, और फिर वो जो है वो जाती है दर्द उसमें। और हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है, एनेस्थीसिया देने के बाद किया जाता है। एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में क्या होता है, एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब को जो है हम एंडोस्कोप बोलते हैं, उसे पेशेंट के गले से हम जो है वो इसोफेगस तक पहुंचाते हैं। वहां से इसमें टाइनी कैमरा लगा होता है और हम पेशेंट का इसोफेगस, स्टमक और जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, उसकी हम स्टडी कर पाते हैं। ये रूल आउट करने के लिए कि इसे ड्यूडेनल अल्सर तो नहीं है, इसे गैस्ट्रिक अल्सर तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो स्टमक के अंदर, ये सब हमको एंडोस्कोपी से मालूम चल जाता है। ठीक है, देखिए दिस इज द ट्यूब, ये है एंडोस्कोप, ये एंडोस्कोप को ये रिप्रेजेंट, दिस इज द एंडोस्कोप, ये एंडोस्कोप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए देन कोलोन। अब ये तो मुंह से जो डाला वो एंडोस्कोप था, जो एनस के थ्रू जो ट्यूब डालेंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन, एनस से डाला रेक्टम, देन सिग्माइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, देन द असेंडिंग कोलोन। भाई एनस से डालोगे तो रास्ता वही तो रहेगा ना, एनस से डालेंगे तो एनस, देन रेक्टम, रेक्टम से सिग्माइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, देन द असेंडिंग कोलोन, देन सीकम, वहां तक ट्यूब को पहुंचा दिया, तो उस ट्यूब को बोलते हैं कोलोनोस्कोप, उस इक्विपमेंट को बोलते हैं कोलोनोस्कोप बोलते हैं। और ये दोनों काम कौन करता है, ये करता है एमबीबीएस, एमडी एंड डीएम डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट करते हैं ये काम, कोलोनोस्कोप का इस्तेमाल, एंडोस्कोप का इस्तेमाल। ठीक है, colonoscopy is a procedure that enables a gastroenterologist to evaluate the inside of the colon, large intestine, large bowel को देखने में हेल्प करते हैं। ये एक 4 फीट लंबा जो है वो फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, जिसका थिकनेस फिंगर के बराबर होता है ऑलमोस्ट। एक कैमरा लगा होता है और ये जो है वो सोर्स ऑफ लाइट भी सामने होता है, इससे जो कोलोन की स्टडी करते हैं। देखिए दिस इज दी, देख रहे हैं आप इमेज कि कोलोनोस्कोप को जो है थ्रू एनस डाला गया है और उससे जो है वो पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, देख रहे होते हैं पूरा उसमें। देन कम टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसके बारे में एनसीईआरटी में भी जिक्र किया गया है। आप देख रहे हैं, एक छोटा बच्चा देख रहे हैं, और आपको बता दूं मैं, जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तब आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने मिलेंगे। आपको मेडिकल कॉलेज में जब आप जो है आपकी ड्यूटी लगेगी, पोस्टिंग लगेगी, आपकी पीडियाट्रिक वार्ड में जरूर लगेगी, क्योंकि इंटर्नशिप का एक हिस्सा है, सब्जेक्ट है वो। ठीक, तो आप कैसे पतले बच्चे बतले, देखिए इस बच्चे में आपको लगा कि कितना मतलब कुछ खाने ही ना मिला, एकदम स्किन से, बोन से पूरा स्किन अटैच है, मसल है ही नहीं है, ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक, ये तस्वीर आप गौर से देखिएगा जरूर, क्या आप सुनिएगा, लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आपने ऐसा सीन अपने घर के आसपास कहीं कभी सड़क जाते देखा है या नहीं देखा है कि 4-5 छोटे बच्चे हैं, एक बर्तन में कुछ रखा है, खा रहे हैं। आप देखेंगे जो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, स्लम एरिया है, सड़क पे जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं सड़क पे, कई सारे ऐसे बच्चे हैं सड़क पे जो
दैनिक मजदूरी करने वाले लोग जो सड़क पर रहते हैं, घर नहीं इनके पास में, आपको देखो भारत में ऐसे सीन देखने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपने मोहल्ले से बाहर निकलिए, एक आध चक्कर आसपास लगाइए अपने शहर में, आपको ऐसा कहीं ना कहीं सीन देखने मिल जाएगा। ये रियलिटी है, सच्चाई है। हम कितना ही कह लें शाइनिंग इंडिया बोल दें, जब तक के ये बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो भूखे रहेंगे, जब तक भरपेट भोजन नहीं मिलेगा देश के हर नागरिक को, तब तक हम तरक्की के नाम पर केवल हम बाहरी मेकअप कर रहे हैं। होता ना मेकअप करना, कि कहीं पार्टी शार्टी में जाते थे, बाहर मेकअप कर लिया, के चम बन गए एकदम के, लेकिन असलियत क्या है वो तो खुद को मालूम होती। देश के अंदर भी जो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, जो मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी लाइट दिखाई पड़ती हैं, आप कभी स्लम एरिया में जाके देखिए, आपको सच्चाई वहां दिखाई पड़ेगी। ये नहीं बोलता मैं कि हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अच्छा तो देश हमारा बहुत अच्छा है, सोने की चिड़िया रहा तब तो लोग ढूंढते इसको, यहां रहते थे। हमको वापस वैसा बनाना है। हमें इन छोटे बच्चों की भूख का इलाज करना होगा, बजाय किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के, मेगा प्रोजेक्ट लाने की बजाय छोटा प्रोजेक्ट पे काम करें, कोई बच्चा भूखा ना रहे हमारा। ठीक है, देखिए अब आप बोलेंगे सर आप बिल्कुल नेताओं जैसी बातें कर रहे हैं आप, ठीक है, आप शायद हमारे नेताओं को आप ज्यादा मानते नहीं है, पर आप गलत वो हैं। बेटा मैं गलत नहीं हूं, आपके सामने आंकड़े हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो येलो वाला हिस्सा है वो सीरियस हंगर रेट के, अफ्रीका वाला हिस्सा ऑरेंज है जो कि अलार्मिंग है, मतलब वहां तो बच्चे भूख से मर ही रहे हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारा नागरिक ऐसा है जो भूखा सो जाता है, पानी पीता है और जो है वो पेट पे कपड़ा बांध के सो जाता है, कि पानी पिया, पेट पे टाइट कपड़ा बांधता है ताकि भूख ना लगे उसको। चोरी करता है क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं है। ठीक है, अपराध की शुरुआत वहीं से होती है जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है। नशा करता है बच्चा कि 5 रुपए में उसको कुछ और मिलेगा नहीं खाने को, तो वो नशे की की बोतल लेता है, सिलोचन बोलता है उसको, उठ के सॉल्यूशन को, टायर जोड़ने वाला एक केमिकल होता है, उसे सूंघता रहता है बैठ के, और वो नशेड़ी बन जाता है और फिर अपराधी बन जाता है। सबकी शुरुआत केवल भूख से होती है, केवल खाने से होती है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देख लीजिए भारत का पोजीशन कहां पर है। इंडिया टू 2020 का आंकड़ा बता रहा हूं कि भारत, सोचिए आप कि इसमें जो स्कोर है, जो जितना नीचे पोजीशन है ना, वो उतना खतरनाक स्कोर है। आपकी येलो में सीरियस है कि भारत से ऊपर पाकिस्तान है। 2020 का आंकड़ा, पाकिस्तान 88th रैंक है, इंडिया 94th रैंक है, और हमसे नीचे है अफगानिस्तान 99 रैंक पे। ठीक है, आप सोचिए ना, हमारा पड़ोसी देश जिसको हम कहते हैं ना, हम कहते हैं श्रीलंका, उसमें लोग भूखे नहीं है। ठीक है, मॉडरेट कम भूखे हैं। वहां के लोग जो है पेट पे कपड़ा बांधकर पानी पीकर नहीं सोते होंगे, बहुत कम संभावना है कि नेपाल हमसे आगे है इस मामले में। बांग्लादेश का इंडेक्स हमसे ऊपर है, म्यांमार का इंडेक्स हमसे ऊपर है, और तो और जिससे हम लगातार राइवलरी कर रहे होते, लगातार जो हमारे बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है विद पाकिस्तान, वो हमसे आगे है। ये 2020 के आंकड़े हैं, और गूगल कर लीजिए, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं आपको, ये सब चीजें मैं सरकारी रिपोर्ट से सारी बता रहा हूं मैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अखबार कवर भी किए इन चीजों को, आप देखिए इंडिया जो है वो 94th पोजीशन पर है। क्या भूख का इलाज नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या भूख का इलाज नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को भूखे सोना चाहिए? नहीं ना। तो बेसिक नीड, मैं आपसे कहता हूं, भोजन का एक भी कण यदि आप छोड़ते, व्यर्थ बर्बाद करते हैं ना, आप जिस दिन बोलते हैं कि आज खाना अच्छा नहीं बना, पूरा खाना हम कचरे के डब्बे में डाल देंगे, ऐसा मत करना कभी। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं। मैं नेताओं जैसी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं संवेदनशील लोगों जैसी बातें कर रहा हूं कि संवेदना हमको न धर्म के आधार पे, ना हमारे लिए ना धर्म बड़ा होना चाहिए, ना जात पात बड़ा होना चाहिए, हमारे लिए बड़ा होना चाहिए भूख का इलाज। हमें बड़े बड़े मंदिरों, बड़े बड़े मस्जिदों, बड़े बड़े गिरजाघरों की जरूरत नहीं है। हमें बड़े अस्पताल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, और हमें ऐसे फूड बैंक चाहिए। हर छोटे बड़े शहर में एक फूड बैंक होना चाहिए, जहां पे लोग अपना बचा हुआ फूड जो नहीं खाते हैं, जो खराब नहीं हुआ है, वो फूड को वहां पे रख सकें। और वो फूड बैंक बनाने में मेरे एक मित्र हैं जो IAS अफसर हैं, जो अभी जब वो कहीं पोस्टेड थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनसे परमिशन मैंने नहीं लिया नाम लेने का, बड़े अफसर हैं, काफ़ी बड़े अफसर हैं वो भी, वो तो मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं वो। तो उन्होंने जहाँ वो पोस्टेड रहे, कटनी में, अलग अलग जगह पोस्टेड रहे MP में, उन्होंने वहाँ पर फूड बैंक बनवाया।
उन्होंने ऐसे कई फूड बैंक को बनवाया उन्होंने, और ये फूड बैंक जहाँ जहाँ पोस्टर रहा उन्होंने भूखों के लिए कुछ ना कुछ किया। होटलों से कॉन्टेक्ट किया, कहा कि तुम्हारा जो फूड शाम को बचता है उसे फेंकना हमारे डस्टबिन में, हमको देना फूड को, हम गरीब लोगों तक पहुंचाएंगे फूड को। नेता नहीं है वो, सिर्फ अधिकारी हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन देकर लोगों से काम कराया। वो ना करते तो भी क्या, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं कि उनके प्रमोशन में कोई हेल्प करेगा, कुछ नहीं हेल्प करेगा, पर उनको मन में संवेदना है। खैर, अब बात करते हैं, हम मुद्दे पे आते हैं आपस बैठ के, क्योंकि आप तब ज्यादा और बातें करेंगे तो हम दुखी होंगे। और हमको मैंने आपसे हमेशा कहा ना कि देयर आर ऑलवेज टू थिंग्स इन लाइफ। बेटा, जिंदगी में दो चीजें हमेशा होती हैं, अफसोस या कर्म। अफसोस तो हर आदमी करेगा, कर्म कुछ लोग करेंगे, पुरुषार्थ कुछ लोग करेंगे, और जो पुरुषार्थ करेंगे ना वही परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, आप परिवर्तन बनिए, परिवर्तन का इंतजार मत कीजिए। प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटा हम। डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज, मतलब प्रोटीन भी कम है डाइट में, फूड कैलोरीज भी कम है। वाइड स्प्रेड है पूरा का पूरा, कहां पे, कई अंडर डेवलप्ड कंट्री में, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में अफेक्ट द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डॉट फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल के, जहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल होते हैं, जो है राइवल ग्रुप्स होते हैं, झगड़ा चल रहा होता है, अकाल आया होता है, सूखा पड़ा होता है, वहां पे एक बड़ी कॉमन चीजें होती हैं। ठीक है, दिस हैपेंड इन द बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इन इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट एंड मिड 80s के। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जो है बांग्लादेश से बना, तो उस समय यहाँ पे सिविल वॉर चल रहे थे, तो वहां पर भी जो है प्रोटीन, एनर्जी, न्यूट्रिशन देखा गया। इथियोपिया के अंदर, ये एनसीईआरटी में मेंशन एग्जांपल है बेटा, याद रखना के। और पीएम इनफेक्ट और जो है वो चिल्ड्रन दोनों को अफेक्ट करता है। पीएम का फुल फॉर्म है प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन, और इसके दो फॉर्म होते हैं, मरास्मस एंड क्वाशियोरकर। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट इस बच्चे को देखिए आपकी ऐसा है कि बिल्कुल मतलब बॉडी में ना तो प्रोटीन है ना कैलोरी, कुछ भी नहीं बॉडी में, कहना ऑलमोस्ट ये है वो जो है वो भूख का परिणाम है ये पूरा। ठीक है, देखिए आप है ना, आपको एक हमारे सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, महिला एंड बाल विकास डिपार्टमेंट, जिसमें कि जो है वो मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो काम करती है, बताती है कि बच्चों का हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके बच्चों का वजन करते हैं स्कूल में आके, कि बच्चा अंडरवेट तो है, कितने बच्चे अंडरवेट हैं, कितना नॉरिशमेंट उसको मिल रहा है, उस सब चीज़ों पर हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, मरासमस की बात करें पहले हम, सबसे पहले हम बात करते हैं मरासमस की। इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों का डिफिशियंसी होता है इसमें। ठीक है ना, इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन ए ईयर ऑफ एज इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड एंड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन कैलोरी के। ये छोटे बच्चों में, इन्फेंट जो होते हैं उनमें हमको देखने मिलता है, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, यदि मदर को मिल्क नहीं आ रहा है, मदर का किसी कारण से मदर की डेथ हो गई है, मदर को कोई बीमारी है जिससे मिल्क वो नहीं, या किसी कारण से मदर मिल्क नहीं पिला पा रही है, तो उसके चलते बच्चे को बाहर का फूड मिलता है जिसमें प्रोटीन भी कम होता है, कैलोरी भी कम होती है। This often happens if mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young. के कई बार क्या होता है कि कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल ना करने पर जो है वो सेकंड प्रेगनेंसी जल्दी आता है, उसके चलते पहले वाले बच्चे पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो बच्चा जो है वो कई बार इस बीमारी का शिकार हो जाता है। In marasmus, the protein deficiency impair growth and replacement of tissue protein. एक्सट्रीम इमेशिएशन ऑफ द बॉडी, इमेशिएशन बताता है मसल डेवलपमेंट नहीं होता है, मांसपेशियां ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, कम थिन हो चुकी होती है, हाथ पैर पतले हो चुके होते हैं, और स्किन ड्राई और थिन और रिंकल्ड हो चुकी होती है। ग्रोथ रेट और बॉडी वेट जो है वो तेज डिक्लाइन कर जाता है कंसिडरेबली। के इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इंपैक्ट, के बच्चा जो है वो उसका ग्रोथ भी नहीं होता है, मेंटल डेवलपमेंट में बच्चे का अफेक्ट हो जाता है इस सेट के। ये है मरासमस। सारे सिम्टम हमको इसके ध्यान रखने बेटा के, ये प्रोटीन भी कम होता है, कैलोरी भी कम होता है, तब हमको ये कंडीशन देखने मिलती है हमको। ठीक है, क्लियर? देखिए आप कि इमेशिएशन का मतलब है कि आप देखिए स्कल है ऑलमोस्ट जो है एडिपोज टिश्यू है ही नहीं यहाँ पे, स्किन पूरा का पूरा जो है स्कल जो है वो आके लग चुका है अपना स्कल पे, अपना इसमें स्केलेटल पे। ठीक है, देन कम टू द क्वाशियोरकल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन डिफिशिएंसी अनअकम्पेनिड बाय कैलोरी डिफिशिएंसी। अब क्या आता है इसमें केवल प्रोटीन कम होता है। अब एक जगह पे बच्चे को केवल और केवल सुबह शाम चावल खाने मिल रहा है, कि सुबह ब्रेकफास्ट में चावल खा लिया, लंच में चावल खा लिया, डिनर में चावल खा लिया, अब चावल के अलावा दाल भी नहीं है, इतनी गरीबी है कि दाल भी नहीं है। वो जो कंट्रोल की दुकान से चावल आया वही उबाल के बच्चे को दे दिया यहाँ पे, या ज्वार उबाल के दे दिया उसको, तो उसमें प्रोटीन है ही नहीं है। अब क्या,
It results from the replacement of the mother's milk by high calorie, low protein diet in child more than 1 year of age के बच्चे को मदर का मिल्क की जगह पे जो है कम उम्र में जो है उसको क्या दिया गया, उससे जो है वो ऐसी डाइट दी कि इसमें कैलोरी तो अधिक है उसमें, लेकिन उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है. लाइक मरासमस, क्वाशियोरकर शोज द वेस्टिंग ऑफ मसल. क्वाशियोरकर में मरासमस के समान मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है. थिनिंग ऑफ द लिम्ब, हाथ पर पतले जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाता है, ब्रेन का डेवलपमेंट भी अफेक्ट करता है. बट अनलाइक मरासमस के विपरीत यहाँ पे कुछ फैट जो है स्किन के अंदर प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर एक्सेसिव इडेमा होता है. प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए हाथ पर जो है पेट फूला हुआ दिखाई पड़ेगा. बॉडी पार्ट में स्वेलिंग भी दिखाई पड़ेगी. कुछ मात्रा में हमको जो है वो फैट जो है वो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कैलोरी इंटेक तो प्रॉपर है, ज्यादा है, लेकिन प्रोटीन नहीं बन पा रहा है. प्रोटीन का इंटेक है ही नहीं है और उसके बगैर मसल्स ग्रो नहीं कर सकती हैं. ठीक है, देखिए ऐसे बच्चे आपको दिखाई पड़ते हैं कभी. पहले वाले पिक्चर में इसमें फर्क है. पहले वाले पिक्चर में देखो आप, स्किन पूरा का पूरा जो है वो स्कल से जो स्केलेटल से अटैच था पूरा. बार बार स्कल बोल रहा है, स्केलेटल से अटैच था. और यहां पे आप देख रहे हो कि बेली पेट फूला हुआ है इसका. तो ये जो है ऐसा नहीं कि ये बच्चा ज्यादा खाना खाता है, यानी कई बार हमारा जो पेट का फूलना जो होता है ना, वो उस डाइट के कारण भी होता है जिस डाइट में प्रोटीन कंटेंट जो है वो कम होता है और कैलोरी कंटेंट अधिक होता है. तो वैसे में भी जो है वो इस प्रकार की बीमारी डेवलप होती है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर कहते हैं उसे हम. ठीक है, क्वाशियोरकर में आपने देखा, कभी गौर करना, गांव में कई बच्चे ऐसे होंगे जो फॉरेनर नहीं है, कोई बच्चा फॉरेनर नहीं है, पर उसके बाल ब्लॉन्ड दिखाई, भूरे भूरे बाल दिखाई पड़ेंगे, बालों का रंग तांबे जैसा हो जाएगा. तो ये चेंज इन हेयर कलर एंड टेक्सचर क्वाशियोरकर का सिंबल है. ठीक है, लार्ज बेली क्वाशियोरकर. डायरिया, चेंज इन स्किन पिगमेंट, इडेमा रहेगा, रेस्ट रहेगा. ठीक है, लॉस ऑफ मसल मास, फेलियर टू गेन वेट ऑन ग्रो, इंक्रीज इन मोर सीवियर इन्फेक्शन होगा, बच्चा सुस्त रहेगा. ये सब क्वाशियोरकर के लक्षण होते हैं. क्लियर. अब सरकार ने देखा, सरकार ने गौर किया कि भैया बच्चे तो भूखे हैं, घरों में कुछ है नहीं है, तो सरकार ने फिर एक मिड डे मील योजना शुरू की. क्या, और आपको बता दूं, मैं अब तक गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी उनमें सबसे अच्छी योजना मैं मानता हूं वो है मिड डे मील स्कीम के. और मिड डे मील स्कीम जो है, जिसमें कि बच्चों को स्कूल में, उससे दो फायदे हुए. एक तो बच्चों का रेगुलर स्कूल आना शुरू हुआ, दूसरा ये हुआ कि बच्चों को भोजन मिला. अब आप इसमें 50 फॉल्ट निकालेंगे, आप बोलेंगे सर नहीं होता, नहीं मिलता, वो तो कुछ भी दे देते हैं, वो बच्चे स्कूल नहीं आते, केवल खाने के समय स्कूल आते हैं. अब देखो भाई, ऐसा है कि तो सरकार का जो इंटेंशन था वो तो बहुत बेहतर था. और ये मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई है, ये हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने नहीं शुरू की है, ये बहुत पहले जो है. मैं अब तक आपको क्लियर कर दूंगा आपको कि अब तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में, आप चाहे कुछ बोल लें आप, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से और बिल्कुल ज्ञानवान व्यक्ति के समान सोचिएगा. भारत के इतिहास में कई सारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं. जिस प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए बड़े साइलेंटली, बगैर कुछ बोलते भी नहीं थे, और जिसने भारत को बहुत आगे पहुंचाया, वो है पीवी नरसिम्हा राव. कांग्रेस ने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में भी नहीं, कम सपोर्ट के साथ में सरकार चलाया उन्होंने. लेकिन राव मनमोहन फार्मूला, आईएएस का क्वेश्चन है, राव मनमोहन फार्मूला दी. घर में कोई जो आपके जो है ना, कोई रिलेटिव या आपके भैया वगैरह कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पीएससी की, मध्य प्रदेश पीएससी की, बैंकिंग की, तो पूछिएगा राव मनमोहन फार्मूला इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मनमोहन वही मनमोहन जो कुछ बोलते नहीं थे. ये लोग इकोनॉमी के अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आए. इन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं शुरू की, जिन योजनाओं से, जो हम मनरेगा बोलते हैं, जो हम ये बोलते हैं तमाम योजनाएं हैं, वो योजनाएं जो है वो बड़ी, मतलब उनकी नींव रखी गई थी. अटल बिहारी वाजपेयी, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर, कि जिन्होंने इन योजनाओं को, उन्होंने पॉलिटिकल राइवलरी बिल्कुल नहीं रखी है. वाजपेयी जी की खास बात ये थी कि उन्होंने हमेशा जो है वो, जो पहले से चला आया था उसको उन्होंने, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, बुरी चीज़ों को उन्होंने बगैर विवाद किए उनको उन्होंने धीमे धीमे ठीक किया उनको उन्होंने. ये वाजपेयी जी की खास बात थी. तो 1995 के पास बात है. अब देखो, जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो कई लोग उस पर कंट्रोवर्सी करते हैं. सुन लिया करो, टीचर बोल रहा है तो दिमाग के चक्षु खुले रखो, बायस मत बनो. के 1995 में जो है वो मिड डे मील योजना को शुरू किया गया. तब प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और इस योजना को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ने शुरू किया, बात जो के थ्रू शुरू किया गया, और स्कूल्स के अंदर बच्चों को मील प्रोवाइड किया गया.
कोशिश की गई कि बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन स्कूल में मिले जिसमें संतुलित कैलोरी, प्रोटीन इंटेक सब कुछ उसके अंदर रह के। फिर धीमे धीमे जो है लोगों ने क्या किया, लोगों ने, अब हमारे भारत में तो लोग उपाय ढूंढ लेते हैं, मील को बेचना भी शुरू कर दिया, बहुत उठा पटक किए लोगों ने के। तो अब देखो ऐसा है ना कि कोई अच्छी चीज का तो कोई चीज है तो उसको हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत लोग, मैं कहता हूं कि सब ऐसे नहीं होते, पर कुछ बेईमान लोग कारण सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, खैर मिड डे मील योजना ने जो है वो बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश किया, बच्चों को भोजन मिलना शुरू हुआ, बच्चे स्कूल आना शुरू किए यहाँ पे। और अब एक सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पे टीचर्स जो थे उनको इन्वॉल्व कर दिया। सरकार का जो गलत फैसला था कि टीचर्स को, गुरु को, जो स्कूल के शिक्षक है उन्हें पढ़ाने पे फोकस करना चाहिए उन बच्चों का, इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा स्टाफ कुछ अरेंज करना चाहिए। फिर मिड डे मील में जो है प्रॉपर जो कैलोरी है, जो पैसा आता है सरकारी योजना का, वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए, उसका एक एक रुपए का हिसाब किताब ठीक होना चाहिए। भूखे का पैसा है, बच्चे का पैसा है, तो वो बच्चे को तक पहुंचना चाहिए। तो कुछ हमें देश को एक सामूहिक ईमानदारी की जरूरत है। एक व्यक्ति से ईमानदारी की उम्मीद मत कीजिए, पूरे देश को एक सामूहिक ईमानदारी की और कर्तव्य बोध की जरूरत है। ठीक है, यहां पे हमारा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खत्म होता है, जिसमें कि हमने बहुत, आज के लंबे लेक्चर में बहुत कुछ सीखा हमने। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा बेटा, कुछ चीजें मैंने इस लेक्चर के दौरान बोली हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, जो कंट्रोवर्शियल भी लग सकती है, लेकिन मैं कहता हूं सोचिए जरूर, क्योंकि सोचेंगे आप तभी परिवर्तन होंगे, बगैर सोचे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं वही कहता हूं आपसे कि हम पढ़ रहे हैं हम कुछ अपना बनने के लिए, लेकिन हम परिवर्तन करेंगे इस देश को बेहतर बनाने के लिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.